आपको एसआईपी तो करनी है, वो तो आपका धर्म है, ठीक है, क्योंकि कोई और आपके काम आए ना आए, ये एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स आपके काम आने ही हैं। एक जनता है जिसकी जॉब चली गई और एक जनता है जिसने इसी एआई को यूज करके अपने आप को 10x कर लिया। पहला करोड़ आने में 12-14 साल लग जाए, पर अगला करोड़ आने में 7-8 साल लगे। तो अगर आप अपना करोड़पति बनने का विजन लंबा लेके चलोगे जी, तो आप करोड़पति नहीं, आप करोड़ोपति बनोगे। प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ ना बंदे पूरे पैसे से जुआ खेलते। देखो, पेनी स्टॉक्स, ऑप्शंस बाइंग, ये सब जुआ है, फुल सट्टा। हाँ, मतलब एग्जैक्ट सट्टा है, ठीक है। उसने करीबन बाइनरी ट्रेडिंग में 16.5 लाख रुपए का नुकसान किया। कोई अगर 22 साल का 21 साल का लड़का को इंस्टाग्राम में 6 स्क्रीन दिखा के, कैश टेबल पे रख के, बड़ी बड़ी लाइटें दिखा के, 2 लैम्बोर्गिनी दिखा के अगर गधा बना रहा है, तो गधा वो नहीं है, गधे आप। हमारे हिंदी में कहावत है कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। करेक्ट। तो ये जंगल की सुंदर लड़की है, अट्रैक्ट करा रही है अपने हाँ, आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करा रही है, ये तो आपको खाएगी लास्ट में। क्रेडिट कार्ड हर व्यक्ति को इस्तेमाल करना आना चाहिए। करोड़पति बनने की जर्नी। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि कौन करोड़पति बन सकता है, कैसे बन सकता है। हमने इतने सारे वेरियस पॉइंट्स इसमें डिस्कस करे हैं और इतनी इजी लैंग्वेज में करे हैं। जो हमारे गेस्ट हैं, मतलब क्या ही बताऊं, मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट स्वागत करता हूँ उनका। सो वेलकम संजय कतुरिया सर जी का। थैंक यू सो मच। एक फाइनेंशियल कोच हैं जिनसे हमने डिस्कस किया है कि वही करोड़पति बनने की जर्नी। तो सर, कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट बाबा में आके? बहुत बढ़िया अनमोल जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और आज हमारे इस पॉडकास्ट से आई एम श्योर कि जो आपके व्यूअर्स हैं जी, वो करोड़पति बनने के सपने को जर्नी में तब्दील कर पाएंगे और अपने सपने को बहुत जल्दी जी पाएंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे थे, शहर में नौकरी लगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 21 साल का लड़का है, शहर आता है, नौकरी लगी है, 18-20 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। वो चाह रहा है कि 30 साल की उम्र में मेरे पास हो 1 करोड़ रुपये, लेकिन कमा वो 18-20 हज़ार रुपये रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 1 करोड़ में बदला जा सकता है 30 साल की उम्र तक? 9 साल है उसके पास अभी। देखो, 9 साल में इतने छोटे कैपिटल को 1 करोड़ करना तो बहुत मुश्किल है। ओके। वेल्थ जो है वो ओवर टाइम बनती है, जल्दी नहीं बनती। और क्या होता है कि जल्दी बनाने के चक्कर में व्यक्ति अपना खुद का नुकसान कर बैठता है। अच्छा। क्योंकि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है इस दुनिया में जो जल्दी पैसा बना के देता है, और जो जल्दी पैसा बना के देता है वो जनरली आपका पैसा लेके चला जाता है। ठीक है, तो ये एक मिथ है कोई एक व्यक्ति 20-21 साल का होगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी ऐसी पकड़ लेगा जो उसका दिन दुगना रात चौगुना जिसे कहते हैं पैसा ग्रो करके देगा। तो इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, ये हो सकता है कि 10 लाख में से एक आदमी ऐसा कुछ कर जाए, वो इंस्टाग्राम पे आ जाता है तो बाकी 9,99,999 लगता है वो भी कर लेंगे। बिल्कुल। बट दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें लक का एलिमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड है कि क्यों आपको 30 की उम्र में इसको 1 करोड़ बनाने का स्ट्रेच लेना है। ठीक है, एक कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो उतनी ही इन्वेस्टमेंट कर पाता है जितनी उसकी एक्टिव इनकम होती है। अगर आपकी एक्टिव इनकम 20,000 है तो आप शायद मुश्किल से 2,000-3,000 रुपये इन्वेस्ट कर पाओगे। पर यही अगर आपकी एक्टिव इनकम 25-30 हज़ार है, 5-10 हज़ार भी ज़्यादा है, तो आप 3,000 की जगह हो सकता है 6,000-7,000 कर पाओगे। करेक्ट। जो बचा हुआ 3,000 है वो फ्री है ना आपके लोग। कोई जो घर के खर्चे थे वो 20,000 में भी निकल रहे थे, तो जो ऊपर का 5,000 आया वो तो पूरा का पूरा आप इन्वेस्ट कर सकते थे। बिल्कुल। तो मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्टिव इनकम। ओके। ठीक है, इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने ना ये म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स पे बहुत बोझ डाल दिया है कि भाई तू ही मेरा जीवन का सहारा है, तू ही जब बड़ा होगा, ग्रो होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, तो पूरा स्ट्रेस अब है ना बेचारे म्यूचुअल फंड्स पे आ चुका है या स्टॉक मार्केट पे आ चुका है कि भाई ये सारे जो 140 करोड़ लोग हैं, या समझो 140 करोड़ तो नहीं, पर समझो आज 6-7 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट्स हैं, तो ये लोग मेरे भरोसे बैठे हुए हैं कि मैं कहीं एसआईपी करूंगा और कुछ मेरे को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली होगा, बट आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप इन्वेस्ट कितना कर पाओगे इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ योर एक्टिव इनकम। तो शुरुआत है आपके करियर में, आपको 2 जगह निवेश करना है। अगर आप एसआईपी भी कर रहे हो तो आपको अपनी खुद की लर्निंग पे भी निवेश करना है। अनमोल जी, आपको ये याद होगा कि बचपन में हमारे पेरेंट्स एक बात बोलते थे, बेटा पहले 10वीं कर ले तो तेरा काम हो जाएगा, फिर 12वीं कर ले फिर तेरा काम हो जाएगा, फिर तू इंजीनियरिंग कर ले या जो भी बीकॉम कर ले फिर हो जाएगा, फिर एमबीए कर ले। तो हमारे माइंड में ना हमें हमेशा एक गोल पोस्ट दिया जाता था कि भाई बस ये कर ले तो तेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। हमें आज तक कभी हमारे पेरेंट्स ने ये बात बोली कि जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा? किसी भी पेरेंट ने ये बात बोली? कभी नहीं बोली। कमेंट सेक्शन में बताना जो लोग सुन रहे हैं कि आपके पेरेंट ने कभी ये बात बोली कि भाई जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा।
तो आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ एज अ एल्डर ब्रदर, एज एनीवन whom you consider friend, कि आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ 2006 में लगती थी वो आज 2024 में नहीं लगती। वो छोड़ दो, जो चीज़ 2018 में लगती थी वो नहीं लगती। पहले एक पीरियड होता था जिसे हम BC और AD कहते थे, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। अब कहते हैं BC एंड AC, मतलब बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना। करेक्ट। ठीक है, तो बिफोर कोरोना एक अलग तरीके की जिंदगी होती थी, आफ्टर कोरोना एक अलग तरीके की जिंदगी है। ठीक है, लोग ऑफिस जाने के लिए पहले भागते थे, अब लोग ऑफिस से भागते हैं, ऑफिस जाना ही नहीं चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं। पहले लोग किताबों से पढ़ते थे, 2019 के बाद अब पॉडकास्ट से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। डेटा कंजम्पशन बढ़ गया, कंटेंट कंजम्पशन बढ़ गया। पर आपके लिए सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अब आपको ये साधन मिल गए हैं कि आप जिंदगी भर पढ़ते रह सकते हैं, अपने आप को ग्रो करते रह सकते हैं। कोई नई चीज़ आती है उस पर यूट्यूब पे 10,000 वीडियोज़ बन जाते हैं। ChatGPT 4 नहीं आया, उस पर हज़ारों वीडियोज़ बन गए कि कैसे यूज़ करना है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो अब अगर आप पहले ग्रो नहीं करोगे, मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोलते हैं कि देयर विल बी नो AI विदाउट AI। मैंने मतलब इसका मतलब क्या हुआ? बोलते हैं देयर विल बी नो एक्टिव इनकम विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अगर आपको एक्टिव इनकम बनाते रहना है जिंदगी भर, तो अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना पड़ेगा। मैं वापस उस 21 साल के लड़के पे आता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस 21 साल के लड़के को पहले तो ये पैसे से वो 1 करोड़ बना पाएगा, एक बार वो सपना छोड़ देना चाहिए। ओके, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग आके कुछ कंपाउंडिंग के फॉर्मूला देके चले जाएंगे, स्टेप अप स्टेप डाउन ये सब करके। मैं एक बार के लिए कह रहा हूँ उसको मत माइंड में रखो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस आप पे कॉज करेगा। आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपका 20 ईयर का जर्नी है, 20 ईयर्स तक आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, साल का आप जितना आप कमा रहे हो, अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो हो सकता है 15-20% निवेश करो। पर अगर आप जितना ऊपर कमा रहे हो, समझो अगर 20,000 में आप 4,000 निवेश करते थे, तो 25,000 में आप 4,000 की जगह आप 7-8 हज़ार का निवेश करो। ठीक है, और उसी के साथ एक जगह और निवेश करो, वो है अपनी लर्निंग में। कोर्सेज खरीदो, यूट्यूब पे जाओ, फ्री रिसोर्सेज देखो, इवेंट्स अटेंड करो, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करो और अपनी नॉलेज और नेटवर्क को इंक्रीज करो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी एक्टिव इनकम जितना ज्यादा होगी, उतनी ही आपकी पैसिव इनकम बनेगी, उतनी ही आपके रिटर्न्स बनेंगे। भाई चाय में चीनी जितनी डालोगे उतनी मीठी होगी। तो अगर आपको फीकी चाय चाहिए तो आपको चीनी डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मीठी चाय चाहिए तो डालते रहो जितनी चीनी डालनी है। तो आप SIP किस अमाउंट की करोगे? कमाई वाले अमाउंट से तो करोगे। बिल्कुल। अगर आपकी कमाई 20,000 है तो हो सकता है आप 2-3 हज़ार की SIP करो, 4,000 की करो। पर यही अगर आपकी कमाई 20,000 की जगह 50,000 है तो आप हो सकता है 15,000 की SIP करो, तो ऑटोमेटिकली आप अपना गोल अचीव कर लोगे। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट ये रहता है लोगों को कि आपको SIP तो करनी है, वो तो आपका धर्म है। अच्छा। जिस तरीके से डोनेशन है उस तरीके से SIP है कि भाई करनी है तो करनी है। ओके, ठीक है, क्योंकि कोई और आपके काम आए ना आए, ये SIP और म्यूचुअल फंड्स आपके काम आने ही हैं, हिस्टोरिकली प्रूवन है। बट आप अगर अपने ऊपर निवेश नहीं कर रहे हो, अपने माइंड के ऊपर निवेश नहीं कर रहे हो, अपने आप को अपडेटेड नहीं रख रहे हो, वो ज्यादा चिंताजनक बात है। क्योंकि उस वजह से अब मैं आपको बताता हूं पीछे क्या हुआ कि आप भी जानते हो, आप तो इस फील्ड से हो अनमोल जी, कि बहुत सारे एडिटर्स की जॉब चली गई, बहुत सारे एनिमेटर्स की जॉब चली गई। ठीक है, क्यों चली गई? क्योंकि सडनली ऐसे खतरनाक AI सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसने एडिटिंग को बहुत ईजी कर दिया, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। बिल्कुल। आज मेरा 10 साल का बेटा खुद एडिटिंग करता है, उसको अपनी वीडियो डालनी होती है यूट्यूब पे, वो खुद एडिटिंग कर लेता है। ठीक है, एनिमेशन करनी है तो आज आपको 2D एनिमेशन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी पेड ले लो तो मतलब फिर पता ही नहीं क्या हो जाए। बिल्कुल। और अभी तो ये बहुत बेसिक चीजें रिप्लेस हो रही हैं, कंटेंट राइटर्स रिप्लेस हो चुके हैं, बहुत कोई रिप्लेस हो चुके हैं। पर एक सेक्शन है जो इसी ChatGPT, इसी AI को यूज करके, जेमिनी को यूज करके और को-पायलट को यूज करके अपने कंटेंट को 10x कर चुका है। ठीक है, तो एक जनता है जिसकी जॉब चली गई और एक जनता है जिसने इसी AI को यूज करके अपने आप को 10x कर लिया। ठीक है, तो आपके पास दोनों विकल्प होने वाले हैं। अचानक से आज जो एडिटर एक 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाता था, 10 साल से एडिटिंग कर रहा है, 18,000 पे जॉब ज्वाइन करी थी, 16,000 पे जॉब ज्वाइन करी थी, आज 10 साल से एडिटिंग कर रहा है, वो 60,000 पहुंचा था, आज उसका एम्प्लॉयर आके बोलता है थैंक यू सो मच, आपकी कल से जरूरत नहीं है। क्या करेगा वो? उसको कहीं 60,000 की नौकरी नहीं लगने वाली। बिल्कुल। और वो ये शौक और सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा मेरे साथ हो क्या गया, ये क्या हुआ। करेक्ट। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ कि भाई तूने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो अगर अपने आप को अपडेट करता रहता, तू समय के साथ आगे बढ़ता, तो हो सकता है तेरी तनख्वाह 60,000 नहीं, हो सकता है 2 लाख भी हो जाती। बिल्कुल। आज ज्यादा कमाने वाले लोग हैं ना मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल है। अगर हैं तो कुछ तो अलग कर रहे होंगे, कुछ तो अलग कर रहे होंगे, कोई तो माइंडसेट है, कोई तो माइंडसेट का डिफरेंस है। बिल्कुल।
तो वो एक ही माइंडसेट का डिफरेंस है, कांस्टेंट ग्रोथ। और कांस्टेंट ग्रोथ एक ही चीज से आती है, कांस्टेंट लर्निंग। एजुकेशन वर्ड नहीं यूज कर रहा मैं, लर्निंग, कांस्टेंट लर्निंग से आती है। एजुकेशन का तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं, मतलब आई थिंक वो थोड़ी इंडिया में अभी भी इररेलेवेंट है। पर अगर आप कांस्टेंट लर्निंग पे चलते रहे तो आप ऑब्वियसली जीत अपने आप को जाओगे। इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप इन्वेस्ट तो करना ही है जी, आप ये गोल्स मत लेके चलो कि 1 करोड़ 2 करोड़, अभी एक बार उसको साइड में रखो। आप जो कॉर्पस इन्वेस्ट कर सकते हो वो इन्वेस्ट करो। 20,000 कमाते हो 3,000 इन्वेस्ट करो, कोई चक्कर नहीं है, शुरुआत करो, ठीक है? क्योंकि वो 3,000 धीरे 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 बढ़ के आपको बहुत बड़ा फायदा देगा। आप 10 साल में करोड़पति नहीं बनोगे, हो सकता है आपका पहला करोड़ आने में 14 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे, पर अगला करोड़ आने में 7 साल लगेंगे। अच्छा, हाँ, मेकिंग द फर्स्ट 1 करोड़ इज वेरी डिफिकल्ट, ओके आफ्टर दैट इट इज कंपाउंडिंग, ओके, फिर तो मैजिक लग जाता है। तो पहला 1 करोड़ आपको लग सकते हैं, अगर आप एक आम व्यक्ति हो, आम बिल्कुल, मतलब जो एक भारतीय होता है कि जो जॉब लगता है 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए का, अगर आप उस तरह के व्यक्ति भी हो तो आपका हो सकता है पहला करोड़ आने में 12-14 साल लग जाए, पर अगला करोड़ आने में 7-8 साल लगेंगे, उसका अगला करोड़ आने में आपको 3-4 साल लगेंगे, उसका अगला करोड़ आने में आपको 1-2-2.5 साल लगेंगे। तो अगर आप अपना करोड़पति बनने का विजन लंबा लेके चलोगे जी, तो आप करोड़पति नहीं, आप करोड़ोपति बनोगे, ठीक है? पर अगर आप ये सोचोगे 5 साल 6 साल 7 साल, कोई 5 से 6 साल में 7 साल में एक आम व्यक्ति 15-20 हजार कमाने वाला करोड़पति नहीं बन सकता। ये गलत अपेक्षा है, ये अपेक्षा लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक्टिव इनकम बहुत बढ़ाते रहोगे तो फिर भी हो सकते हो, पर ये पैसिव इनकम इन्वेस्टिंग से आप अभी एक बार के लिए नहीं पहुंच सकते। इसलिए देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि क्या वो 10 साल में 1 करोड़ रुपए ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड्स ने एवरेज रिटर्न पिछले 10 साल में 14% साल का दिया है। जी, तो मैं रिवर्स वर्किंग अगर करूं कि 1 करोड़ उसको चाहिए 10 साल बाद, पैसा रिटर्न देगा 14% का, तो उसको 38,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। जो आदमी स्टार्ट ही 18,000 से कर रहा है, वो 38,000 की SIP कैसे करेगा? बिल्कुल पॉसिबल। पर यही अगर वो कहता है नहीं सर मैं तो 15 साल वेट करने को तैयार हूं, तो ये नंबर गिर के 16,000 पे आ जाता है अचानक से। इतना फर्क पड़ रहा है। और वही कहता है नहीं सर मैं तो 20 साल वेट करने को तैयार हूं, तो यही नंबर गिन के करीबन 7-8 हजार पे आ जाता है। तो चॉइस आपकी है, आप या तो स्ट्रेस में रह सकते हो यार मेरे को 15 साल में करोड़पति बनना है। अगर आपको करोड़पति बनना है, आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ। पैसिव इनकम से गलत, अगर आप SIP इन्वेस्टमेंट से गलत अजम्पशन करोगे तो आपका वो रिश्ता निभेगा ही नहीं। वॉरेन बफेट बहुत प्यारी बात बोलते थे, बोलते रिश्ता निभाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिश्ता निभाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कम अपेक्षा करना, तभी आप रिश्ता निभा पाते हो। अगर आज मैं पिछले 10-11 साल से SIP में पैसा डाल रहा हूं तो मेरी उस रिश्ते से अपेक्षा 12% की है, 13% की है। वो दे 18-19 रहा है, पर मेरे को पता है कि कभी एक ऊपर नीचे का माहौल बनेगा जब ये 18-19 गिर के फिर से 15 आ जाएगा। इसलिए आप 12 ही लेके चल रहे हैं। मैं तो 12 ही लेके चलता हूँ। तो जब मैं 12 लेके चलूंगा और मुझे 13 भी मिलेगा तो मैं तो खुशी होने वाला हूँ। बिल्कुल। तो आपको अगर रिश्ता निभाना है इन्वेस्टमेंट्स के साथ, क्योंकि ये खेल टाइमिंग का नहीं है, ये खेल टाइम का है। जितना ज्यादा समय आप मार्केट में रहोगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा नहीं कमाना, ज्यादा देर कमाना है, लॉन्ग टर्म। क्योंकि वेल्थ हमेशा फंक्शन है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म में वेल्थ बहुत जबरदस्त क्रिएट होती है, कंपाउंडिंग बहुत जबरदस्त किक इन करती है। बिल्कुल। तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैं 15 साल का एम बना सकता हूँ 1 करोड़ बनाने का। क्यों? क्योंकि आज मैंने 20,000 से स्टार्ट किया, अगले साल मेरी तनख्वाह 25,000 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, मैं अपनी तनख्वाह भी बढ़ाऊंगा। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये नहीं है कि आप SIP करिए, ये वो तो करना ही करना है, मैंने बोला वो तो शाश्वत सच है, करना ही है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाइए। अपने 20,000 की तनख्वाह को 40,000 कैसे करूं, उस पर फोकस कीजिए, वो स्किल्स बिल्ड लर्निंग करिए, ताकि आपकी स्किल्स ऐसी हो कि आपकी जिस दिन 2 लाख की तनख्वाह, अगर समझो उसने बहुत मेहनत करी और 5-6 साल में 2 लाख रुपए महीने की तन्ख्वाह पे पहुंच गया, तो वो 70,000 की SIP कर सकता है, 80,000 की SIP कर सकता है, और गोल उतनी जल्दी कंप्लीट कर लेगा। इन्वेस्टमेंट्स पे क्यों बोझा डाल रहे हो भाई? उनसे क्यों उल एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो 20% से ग्रो करेंगे, 25% से ग्रो करेंगे? कर गई, आपकी भगवान की कृपा है, पर आप उसको बेसलाइन नहीं पकड़ सकते। रिश्ते को चलाने के लिए अपेक्षाओं को कम करो, नियमित करो, और अपेक्षा आपकी इन्वेस्टमेंट से 12-13% से ऊपर की नहीं होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में, चाहे वो दे कितनी भी। हाँ, उसकी मर्जी है उसकी मर्जी है। आप रखो 12-13%, आप अपनी 12-13% रखो। हिस्टोरिकली 12-13% रही है, वही आपको मिलनी चाहिए। ज्यादा मिल गया आपकी वो है, किस्मत है। जैसे सर अभी आपने म्यूचुअल फंड का कहा, तो म्यूचुअल फंड में भी सर स्मॉल, लार्ज, मिड कैप आता है, तो इसमें किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहता है और सेफ भी रहेगा, मतलब थोड़ा सा रिस्क फ्री भी रहे, और किस में ज़्यादा करना चाहिए इन्वेस्टमेंट?
देखिए, पहले तो मैं एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड RA नहीं हूँ, तो मेरे कोई भी एडवाइस को जो है वो आजकल सेबी बहुत टाइट हो गई है चीज़ों को लेके, तो एज एन एडवाइस ना माना जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने इतने साल की इन्वेस्टमेंट से गैदर किया, तो मैं आपको कुछ फ्रेमवर्क बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है, जितने आप यंग हो उतना ही आप ज़्यादा स्मॉल और मिड कैप में पैसा डालो। ओके। क्योंकि स्मॉल मिड कैप की पोटेंशियल ऑफ रिटर्न्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि पर स्मॉल मिड कैप में वॉलेटिलिटी होती है, तो कभी कभी शॉर्ट टर्म में लॉस दिखने लग जाता है। आपने समझो आज डाला और सडनली मार्केट उसके बाद क्रैश कर गई, तो रिलायंस क्रैश करेगा 5%, कोई मिड कैप कंपनी क्रैश कर जाएगी 20%। करेक्ट। ठीक है, तो रिलायंस के लिए 5% भी क्रैश है, मिड कैप के लिए 20% 30% भी क्रैश नहीं है, अभी वो और हो सकता है और नीचे जा सकता है। तो इसे आप मिड कैप स्मॉल कैप में डालो, क्योंकि उनकी बढ़ने की भी क्षमता उतनी तेज की होती है। हाउएवर आप उसको 20 साल के लिए पकड़ के चलोगे तो ये बात बनती है कि आप एक मिड और स्मॉल कैप में पैसा डालो। तो जितने यंग आप हो उतने ही आप ज्यादा पैसा स्मॉल और मिड कैप में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें चुनूं कैसे, आप कौन से फंड में डालो? बिल्कुल। तो फंड में डालने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप जाके हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख सकते हो, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देख सकते हो, ये सब आपको आजकल ऑनलाइन जितने भी बड़े ऐप्स हैं सब दिखा देते हैं। उसका कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब उसने कौन कौन से शेयर्स खरीद के रखे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है स्मॉल कैप फंड लार्ज कैप नहीं खरीद के रखते, बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स रिलायंस भी खरीद के रखते हैं, लार्सन एंड टुब्रो भी खरीद के रखते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में इतने स्टॉक्स ही नहीं है कि स्मॉल कैप इतने म्यूचुअल फंड्स जो है वो स्मॉल कैप खरीद सकें, तो इसलिए उनको बड़े भी खरीदने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी वो सेफ होते हैं। उसके बाद एक पैरामीटर होता है लिक्विडेशन पैरामीटर, जिसमें वो बताते हैं कि भाई अगर हमें कल को हमारे स्टॉक्स बेचने पड़ गए तो हमें हमारी पोजीशंस काटने में कितना टाइम लगेगा, हमारी पोजीशंस 50% काटने में कितना टाइम लगेगा। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। अच्छा, तो अगर समझो आप एक म्यूचुअल फंड हो और आप बोलते हो कि मेरे पास 10,000 करोड़ का AUM है, मतलब 10,000 करोड़ के शेयर्स है मेरे पास, तो उसको 5,000 करोड़ करने में आपको 20 दिन लग रहे हैं और मेरे को वही सेम काम करने को एज अ फंड 30 दिन लग रहे हैं, तो यानी आपका फंड मेरे से बेटर है। ओके। क्योंकि आप कम समय में मार्केट में से बाहर हो सकते हो। ठीक है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे, बाहर नहीं निकले तो मर गए। ये मार्केट भी ना चक्रव्यूह है, तो जब आप मार्केट में घुसते हो ना आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ती है, मैं बाहर कैसे निकलूंगा इसमें से, कहीं अंदर ही ना रह जाओ ना। बिल्कुल। तो ये जो एग्जिट है ये आपको देखना पड़ता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितने समय में अपने 50% होल्डिंग्स को एग्जिट कर सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर जो है वो बनता है। फिर अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, स्टार्टिंग में सही चल रहा था, हम लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, अभी 2 ईयर्स तक ठीक चला, उसके बाद फिर आपका डाउन जा रहा है, तो उसमें तब भी बने रहना चाहिए या सर उसको निकल जाना चाहिए उससे? इसके 2 आंसर है। पहली चीज ये है कि आपके माइंड में एक बेंचमार्क रिटर्न होता है, आपका ऊपर गिरा नीचे गिरा किसके कंपैरिजन में होता है। ओके, ठीक है, आप किसी चीज से तो कंपेयर करोगे ना। बिल्कुल। हम कहते हैं ये वाला समझो ये ग्लास रखा है ये महंगा है, तो किससे कंपैरिजन में महंगा है? कुछ तो चीज से कंपेयर करेंगे ना, ऐसे रैंडमली तो नहीं बोल सकते महंगा सस्ता है। तो आप जब कहते हो कि म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो किसके कंपैरिजन में अच्छा नहीं किया, तो उसमें 2 चीजें चेक करो आप। पहली चीज ये चेक करो क्या उसने बेंचमार्क से भी खराब परफॉर्म किया। बेंचमार्क होता है जैसे अगर आप कोई मिड कैप फंड में डालते हो पैसा, तो मिड कैप फंड बोलता है कि मैं मेरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए आप मिड कैप का इंडेक्स देखना। अगर साल भर में मिड कैप का इंडेक्स 20% बढ़ा है और मैं 15% बढ़ा हूं, यानी मैंने मिड कैप इंडेक्स को भी बीट नहीं किया, मतलब मैं बेकार फंड हूं। इससे अच्छा तो मैं मिड कैप में डाल देता ना, एज इन्वेस्टर मैं मिड कैप में इंडेक्स में डाल देता। बिल्कुल। पर अगर मिड कैप ने 20% का रिटर्न दिया और मैंने 60% का रिटर्न दिया, तो मैं तो 150 आना हूं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पैरामीटर। जब भी आपको लगे कि भाई मेरा फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप उसको बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर कर लो कि भाई अगर पिछले 6 महीने से फंड आपको लग रहा है अच्छा नहीं कर रहा, तो पहले 6 महीने ये भी तो देखो कि उसका बेंचमार्क इंडेक्स ने क्या किया। बिल्कुल। पता चला वो बेंचमार्क इंडेक्स 10% से गिरा है और आपका फंड तो सिर्फ 3% से गिरा है, आप 3% में दुखी हो रहे हो, पर बेंचमार्क इंडेक्स तो 10% गिर गया। तो अब आपको समझ आता है नहीं यार, गिरा तो है पर बेंचमार्क इंडेक्स ज्यादा गिर गया था, ये तो फंड मैनेजर की समझदारी है कि ज्यादा नहीं गिरा। तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। दूसरा है कि आप गिर रहे हो तो बाकी सारे फंड्स भी गिर रहे होंगे आप ही के कैटेगरी के, तो आप उनको भी देख लो वो कितने गिर रहे हैं। अगर आप 3% गिर रहे हो, आप ICICI पकड़ के बैठे हो, मैं क्वांट का पकड़ के बैठा हूं, क्वांट वाला 6% गिर रहा है, तो ICICI बेटर है फिर तो कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को सिर्फ नेगेटिव देख के ये लगता है कि यार ये तो खराब फंड है। आप उसको उसके बेंचमार्क के साथ देखो, तो तब आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि भाई ये फंड एक्चुअली खराब है या सही चल रहा है। बिल्कुल। इसी 21 साल के लड़के को, इसने इन्वेस्टमेंट कर ली 3,000 रुपए की, अब इस 1,000 रुपये और जुटा रहा है कि मैं अपना 1,000 रुपये महीने का स्टॉक में डालूंगा, तो
वो पॉसिबल है कि 1,000 रुपये से ये कुछ बना सकता है अपना? स्टॉक मतलब डायरेक्ट स्टॉक? हाँ। मैं किसी को भी डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, मैं आपको उसके चार पांच बड़े कारण देता हूँ। पहला कारण ये है, देखिए स्टॉक मार्केट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। नॉलेज का मतलब होता है कि अगर आज मैं रिलायंस खरीदना चाहता हूँ तो मुझे नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि रिलायंस में क्यों खरीद रहा हूँ। वो रिलायंस है इसलिए खरीद रहा हूँ, या फिर मैंने उसकी बुक्स को स्टडी किया है, या मैं उनके कुछ ग्रोथ प्लान्स को जानता हूँ जो आगे जाके बहुत फायदा देने वाले हैं, या मैं कोई टेक्निकल इंडिकेटर समझ रहा हूँ उनका, पढ़ रहा हूँ। तो वो गई नॉलेज। ठीक है। इंफॉर्मेशन, कभी कभी क्या होता है आपके पास नॉलेज होती है पर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे रिलायंस गिरा 2020 में, बहुत बुरी तरह गिरा, 800 रुपए पर शेयर आ गया। बिल्कुल। आज 3200 रुपए पर शेयर है, 4 गुना हो गया 5-4 साल में। तो उस टाइम पे कुछ लोगों को शायद पता चल रहा होगा कि इनकी फेसबुक के साथ डील होने वाली है, पर आपको मेरे को पता चल रहा था क्या? नहीं। ऑब्वियसली हमें तो सडनली एक दिन पता चला। तो जिनको पता चल रहा था वो बैठ के स्टॉक्स खरीद रहे थे रिलायंस के, भर रहे थे क्योंकि उनको दिख रहा था यार अब तो मजा आने वाला है, फेसबुक देने वाला 40-50 जाएगा ये। हाँ ये तो ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये हमें और आपको तो पता हो ही नहीं सकता। ये तो चलो पॉजिटिव न्यूज थी, ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज होती कि अपना फेसबुक पैसा निकालने वाला है, तब भी पता नहीं चलता, तब भी नहीं पता चलता। पर शेयर का क्या होता, वो 1000 रुपए का शेयर 800 हो जाता, 700 हो जाता, 900 हो जाता। तो ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं चल सकती। तीसरी चीज है, ये आपके मेरा रोज का काम नहीं है। अभी 3.5 नहीं हुए, अभी बस हुए, मतलब 3.5 हम लोग जब बैठे हैं, जब से हम बैठे हैं तो मार्केट तो चल ही रही है। बिल्कुल। अगर मैं एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा होता तो मेरे को मार्केट के सामने बैठना पड़ता, पर मैं और आप तो अपने अपने व्यवसाय में लगे हैं। आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं तो मार्केट्स को नहीं देख रहा है हर मिनट कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने दुनिया के देश के टॉप फंड मैनेजर्स पकड़ लिए कि तू ICICI प्रूडेंशियल वाला है, तू 50,000 करोड़ मैनेज करता है, तू मेरा पैसा मैनेज कर। तू क्वांट वाला है, चल तू मेरा पैसा मैनेज कर। तू पराग पारख वाला है, तू मेरा मैनेज कर। तू DSP है, तू मेरा मैनेज कर। मैंने तो उनको पकड़ लिया। वो क्या ले रहे हैं बेचारे, 0.5-0.7% ले लेते मेरे से पैसा बनाने के बाद। बिल्कुल ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। उनके मेरे पास नॉलेज भी पूरी नहीं है, उनके पास पूरी नॉलेज है। उनके पास टीम है जो रिसर्च करती है इन सब चीज़ों के ऊपर। वो पूरा टाइम मार्केट में बैठे रहते हैं। वो इमोशनल नहीं है, हम इमोशनल हैं। जैसे स्टॉक नीचे जाएगा हम तो पकड़ के बैठ जाएंगे। उनको पता होगा यार गड़बड़ होगी, गलत हो गया, वो पोजीशन काट देंगे, अगला स्टॉक लेंगे। करेक्ट। कैपिटल प्रिजर्व करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम कर ही नहीं सकते एज एन इन्वेस्टर। और ये मेरा पर्सनल है, मैंने अपनाया भी हुआ है कि मैंने जब भी डायरेक्ट शेयर्स खरीदे हैं, वो शेयर्स नीचे गए मैं बेच नहीं पाया। इमोशन नहीं अलाउ करता आपको। फिर जब वो ऊपर आते हैं तो जिस प्राइस पे खरीदे थे उस प्राइस पे बेच देते 3-4 साल बाद, उसके बाद वो डबल हो जाता है। तो ये सारी चीजें का हेडेक लेने से अच्छा आप चुपचाप म्यूचुअल फंड में SIP करते रहो, जितनी आपकी क्षमता उतना SIP करते रहो। आपको वही 18-19% का एक्सपेक्टेशन, मैंने क्या बोला 12% का एक्सपेक्टेशन है, 16-18% मिल गया आपके लिए बहुत है। FD से 3 गुना मिल गया कंपाउंडेड बेसिस पे। तो ये इसलिए मैं डायरेक्ट स्टॉक तो किसी को, और 1000 रुपए में क्या खरीदेगा, एक रिलायंस का शेयर नहीं आएगा उसका। बिल्कुल। पर वही 1000 रुपए अगर वो म्यूचुअल फंड में डाल देगा तो वो म्यूचुअल फंड उठा के रिलायंस भी खरीदेगा, TCS भी खरीदेगा, इन्फोसिस भी खरीदेगा, बड़े बड़े शेयर्स खरीदेगा। जैसे अभी आपने कहा कि 1000 रुपये में रिलायंस का शेयर आएगा, अगर उसका टारगेट रिलायंस है ही नहीं, उसका पेनी स्टॉक है। अच्छा, मतलब मैं इस चीज़ पे थोड़ा मतलब डालना चाहूँगा, क्योंकि आजकल जैसे हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स वगैरह इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि ये पेनी स्टॉक है, इसमें पैसा लगा लो, आपका इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना। मैं कह रहा हूँ गारंटी तो नहीं है ना उस चीज़ की, तो उन पर लगाना सेफ भी होता है या नहीं होता है, या वो सिर्फ पेनी स्टॉक है। कई बार हम देखते हैं कि मतलब मैं नाम नहीं लूँगा स्टॉक का, आप भी मार्केट में थोड़ा बहुत देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ थोड़ा बहुत, आप तो ज़्यादा ही देखते होंगे, मतलब मैं तो कभी कभार देख लिया। कुछ स्टॉक है जो पेनी स्टॉक है, वो एक ही लाइन पे चलते रहते हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, कांस्टेंट चले जा रहे हैं। और उन्हीं का अगर हम इंस्टाग्राम देख लें तो वहाँ पे कहते हैं कि इन्हें खरीद लो, 1000 रुपये भी डाल दो इनमें तो आपके इतने हो जाएंगे, या इतने 1000 हो जाएंगे, या 10,000 करोड़ बन जाएंगे, मतलब ऐसे दावे भी कर रहे हैं लोग बाग। तो ये सेफ होते हैं, लोगों को इनकी झांसों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इनमें से कुछ कई बार ठीक भी होते हैं, पेनी स्टॉक जो बढ़ भी जाते हैं, या बिल्कुल ही इनको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए? चलो इसका मैं आपको बहुत बढ़िया जवाब दूंगा। हाँ। मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट है NOO, नो। फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये है। पर अब मैं इसके कुछ आपको फ्रेमवर्क दे देता हूँ जी। क्या दारू पीना गलत है, सही है, मैं जजमेंट नहीं लेना चाहता। पीने वाले पीते हैं, अगर मैं बोल दूंगा खराब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में सब धुलाई कर देंगे मेरी, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा बहुत अच्छी चीज़ है तो भी मेरी धुलाई हो जाएगी।
ठीक है, तो जिसको जो करना है करो। हाउएवर एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं। तो एक बंदे की 50,000 की तनख्वाह है, क्या वो ताज में जाके 2 बार महीने में खाना खा सकता है? नहीं खा सकता। एक बंदे की सेम 50,000 की तनख्वाह, क्या वो क्वार्टर में एक बार खा सकता है? हाँ, क्वार्टर में एक बार खा सकता है कि भाई यार मेरा मन कर रहा है, मेरे 1.5 लाख रुपए की इनकम हो गई 3 महीने में, चल एक 10,000 का डिनर करके आता हूं। ये ठीक लगा? हाँ। ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है, ठीक है, क्या उसको क्या वो 2 बार जाके खा सकता है डिनर इस पे ताज में? नहीं, वो एक बार सोचेगा। वो एक बार सोच सकता है, ठीक है। ये कैसे बोला आपने ये सारी चीजें? उसकी पैसिव इनकम से कि उसकी इनकम कितनी है, आपने उसकी क्षमता के बेसिस पे बोला। हाँ। ठीक है, कि श्री राम ने भी गिलहरी को ऐसे किया था, याद है? करेक्ट। जबकि सब बंदर बोले थे यार हम तो बड़े बड़े किलो भर रहे हैं और ये तो बेचारे आके कंकड़ पत्थर कर रहे हैं, पर भी प्यार गिलहरियों को बहुत मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो अपनी क्षमता से ज्यादा कर रही थी, ठीक है। तो इवैल्यूएशन कभी भी आपके एक्ट का नहीं होता, आपकी क्षमता का होता है कि आप कर कितना सकते थे वर्सेस आपने किया कितना, तो इसका इवैल्यूएशन करना होता है। अब आता हूं ये सारी थीसिस मैंने क्यों बताई? मैंने इसलिए बताई कि अगर आपका पोर्टफोलियो आप महीने में समझिए छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं 3, 4, 5, 10,000 रुपए का, और सब 20,000 रुपए का, 50,000 तक का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप पेनी स्टॉक्स को भूल जाइए। चुपचाप अच्छे से SIPs में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में करते रहिए, जो आपकी एज है, जो आपके गोल्स हैं, जो आपका टाइम होराइजन है उसके हिसाब से। अगर आपकी क्षमता है कि आप महीने में लाख रुपए डाल सकते हैं, तो आप 10,000 रुपए तक डालो पेनी स्टॉक्स में। 5,000 रुपए डाल दो, कोई चक्कर मतलब वो डाले इसका दुख ना हो। बिल्कुल सही है। आपके एलोकेशन का, पूरे एलोकेशन का एक 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, पर आप एलोकेशन, प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ ना, बंदे पूरे पैसे से जुआ खेल लेते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो पेनी स्टॉक्स, ऑप्शंस बाइंग, ये सब जुआ है। ऑप्शंस बाइंग में भी जुआ क्यों है, मैं उसका एक रीजन है कि वो ऐसे ऑप्शंस खरीदता है जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 0, जिसका प्रोबेबिलिटी नहीं है प्रॉफिट का, और चीज उसको समझ नहीं आती। वो सोच रहा है मैं लॉटरी की टिकट खरीद रहा हूं, कल को अचानक से अप मूव या डाउन मूव आया तो मेरे को तो बहुत पैसे बन जाएंगे, वो बनते नहीं है। बिल्कुल। फिर वो नाराज हो जाता है। तो आप यार अपने पैसे गवा क्यों रहे हो? अगर आपके 100 रुपए 50 हो गए, तो उस 50 को 100 करने के लिए आपको 50% ऊपर नहीं करना है, 100% ऊपर करना है। बिल्कुल। आपका गिरा 50% है, पर ऊपर बढ़ाने के लिए आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऐसे कई केसेस जानता हूं अनमोल जी, जिन्होंने 50-50, 60-60 लाख रुपए का नुकसान किया है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, लोगों से पैसे लेके, उधार देके, उनको प्रॉमिस करके, और उनकी तनख्वाह 20,000 रुपए महीना है। अगर वो अपनी सारी तनख्वाह भी उनको लोन रिपे करने में लगा दे, और हम ये मान ले वो लोन पे कोई ब्याज नहीं है, तो वो करीबन 20 साल लेंगे अपने पैसे, उनको पैसे लौटाने के लिए। यानी एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन आपको 10-20 साल पीछे फेंक देता है, और जिंदगी खत्म कर, और जिंदगी खत्म। 10-20 साल तो मतलब आपको उम्र कैद होगी ना। बिल्कुल। जेल में चले गए आप, दूसरे के लिए काम कर रहे हो, आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो, जेल चले गए आप, उम्र ना कोई एसेट क्रिएट हुआ। चलो आप जब EMI देते हो तो आपका घर बन जाता है, बिल्कुल, तो आपको लगता है यार मेरे पास एक फिजिकल एसेट है, कल को आपदा विपदा आई मैं इसको बेच सकता हूं। पर आपने यहां पैसे तो जला दिए ना, आपने तो आग लगाई है पैसों को। तो आप उतने पैसों को आग लगाओ ना जितनी आपकी क्षमता है, सारों को क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल। अगर आप 1 लाख रुपए निवेश कर सकते हो, 3-4 हजार रुपए के खरीद लो पेनी स्टॉक, 5,000 के खरीद, पेनी है ना, रुपए का ही तो है, 5,000 स्टॉक खरीद लो किसी एक स्टॉक का, करेक्ट, और पटक दो उसको साइड में। ठीक है यार ये मेरी लॉटरी की टिकट है, पर मेरे बाकी 95,000 तो सही जगह डाल दो। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति जो महीने का लाख रुपए से नीचे निवेश कर रहा है, उसको पेनी स्टॉक्स का सोचना भी नहीं चाहिए। अब आप अगर लाख रुपए से ऊपर का निवेश कर सकते हो तो बात करते हैं पेनी स्टॉक पे, नहीं तो छोड़ो, चुपचाप ऐसा भी करो, मस्त रहो, स्वस्थ। बिल्कुल बिल्कुल, वही है ना, लॉस जितना झेल सकते हो उतना डालो। आप अपनी भाई फ्रेमवर्क है ना। मैं आपको क्या लगता है मैं मटर गश्ती नहीं करता ये सब चीजों में, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता? बिल्कुल करता हूं, बिल्कुल करता हूं, पर कब करता हूं? जब मेरे वो पूरे कैपिटल का 2%, 1% भी नहीं होगा, तो मेरे को रिस्क ही नहीं है कि ठीक है गया तो गया। सर आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख के लोग बता देते हैं, मतलब बार बार लोग कहेंगे मैं इंस्टाग्राम को कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं कि ये स्टॉक खरीद लो आपके इतने रुपए बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल यूजर्स के माइंड में एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं कि यार मैंने इसमें अगर 1,000 रुपये लगाए होते आज तो अगले 2 महीने बाद इसके ही 10,000 रुपये बन जाते हैं। तो ये इतनी सर्टेन ग्रोथ होती है या नहीं होती, मतलब क्या है इस पर आप थोड़ा बताएं। मैं अगर आपको अपना इंस्टाग्राम खोल के दिखा दूं ना जी, आपको रोना आ जाएगा। अच्छा, मेरे को जो DMs आते हैं, एक लड़का है अरबाज करके नाम है लड़के का, उसने मेरे को मैसेज किया कि सर मैं सुसाइड करना चाहता हूँ,
तो मैंने मतलब पहले तो कुछ बोला नहीं, फिर उससे खुद ही लिखना चालू किया कि मैंने वो बाइनरी ट्रेडिंग होती है, आपको पता है बाइनरी ट्रेडिंग करके होती है, ओके, वो प्लेटफॉर्म भी है बाइनोमो ऐसे करके प्लेटफॉर्म भी है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बाइनरी ट्रेडिंग कराते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग का मतलब होता है 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट 3 मिनट की ट्रेडिंग होती है। आप 1000 रुपये डालते हो और अगर आपके दिशा में गया वो स्टॉक ओके, तो 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में वो खत्म हो जाएगा 1000 रुपये। ओके, या तो आपका 1000 जीरो हो जाएंगे या आपके 1000 2000 हो जाएंगे। अच्छा, इसको बाइनरी कहते हैं। ओके, मतलब आप स्टॉप लॉस लेके बाहर नहीं आ सकते। आप जैसे 1000 का 800 हुआ तो आप बाहर नहीं आ सकते। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपने 1000 रुपये डाला, बिल्कुल, आपके दिशा विपरीत हो गई, मतलब आपने सोचा था स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक नीचे चला गया, तो आप क्या करोगे, आप नीचे थोड़े प्राइस पे आते स्टॉक को बेच दोगे, तो आपके 1000 रुपए लगे थे 800 वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। पर बाइनरी में क्या होता है, या तो पूरे 1000 जाएंगे या 1000 के 2000 होके आएंगे, फुल सट्टा। हाँ, मतलब एग्जैक्ट सट्टा है, ठीक है। उसने करीबन बाइनरी ट्रेडिंग में 16.5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। 16.5 लाख रुपए, 22 साल का लड़का है, 22 ईयर्स ओल्ड। अब क्या करेगा वो? एक तो डेवास्टेटेड है, खत्म है। क्यों किया? क्योंकि उसको लगा मेरा 5 मिनट में पैसा डबल होने वाला है, 1 मिनट में डबल होने वाला है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम्स भी होते हैं उसमें। अब क्या बोलूं मैं किसी को, मुझे मतलब गूज़बम्स आ रही है चीज सुन के। मैं क्या बोलूं, क्या किसी को, मैं क्या जवाब दूं उस आदमी को? अब मुझे पूछता है मैं इससे बाहर कैसे आऊं? आ ही नहीं सकता। चक्रव्यूह में बॉस तुम अभिमन्यु बन चुके हो, तो उम्र कैद लग गई अब तुम्हें। अब जिनसे लिया था उनको देते रहो जीवन भर। दूसरे मैं कोचिंग करता हूं तो जसविंदर जस्सू करके एक क्लाइंट है, बड़े मेरे को ना हमेशा नाम याद रहता है, जसविंदर जस्सू, कनाडा से। ओके, उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, बिकॉज ही वाज डूइंग वेल, तो अच्छा कर रहे थे। तो वही उनका भी यही था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शंस बाइंग करता हूँ। तो मेरे पास आया ना 35 लाख रुपए का नुकसान था, बट उनको फर्क नहीं पड़ता, 35 लाख उनके पास थे, कॉर्पस था। तो मैंने बोला क्यों ये 35 लाख, मतलब कैसे जाने दिया आपने? लाख रुपया समझ आता है, आपका कैपिटल बढ़ा था, 5 लाख समझ आ जाता है कि चलो 5 लाख आपने जीरो कर दिया। 35 लेकिन है तो बड़ा, 35 अपने आप में ही बहुत बड़ा अमाउंट है। चाहे आपके कितनी भी कैपिटल हो, 100 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन 35 लाख बड़ा, 35 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैंने बोला आपने रोका क्यों नहीं 5 लाख के बाद? समझ क्यों नहीं आ गया कि भाई या तो आपको चीजें सीखनी है या आती नहीं है या आप गलत डायरेक्शन में हो? तो संजय जी यार, दुगना हो जाता है पैसा, दुगना हो जाता है महीने में पैसा। जसविंदर ने कहा मेरे को, वैसे मैं उनको जस्सू बुलाता हूँ, अब बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा उनके साथ। तो जस्सू बोला कि संजय जी डबल हो जाता है पैसा ना, डबल हो जाएगा। मैंने बोला यार आप डबल आज तक कितनी बार हुआ आपका? वो तो एक बार भी नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, एक स्ट्रैटेजी सीखे जो आपको महीने का 2% 3% तक रिटर्न बना के दे सकती है, ठीक है। कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, बट सालाना आपको 2-1% महीने का टाइप, मतलब 20-25% रिटर्न बना देगी, चलेगा क्या? भाई साहब मतलब वो कहते ये कोई रिटर्न होता है क्या? पहले की बात बता रहा हूँ, वो तो ये तो कोई रिटर्न हुआ ही नहीं। 20-25% क्या रिटर्न होता है? मतलब कितने साल से कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग? बोलते 4 साल से कर रहा हूँ। मतलब कितना कमाया? बोलते 35 लाख गवा दिया। तो मतलब आज तक आपने 20, अगर वही पैसा आपने सिर्फ 20% से कंपाउंड कर लिया होता साल का, तो आज वो पैसा कितना होता? आपका प्रॉफिट कितना होता? बोलता है ये 35 लाख से ज्यादा होता। तो मतलब एक तरफ आप यहाँ 35 लाख खो के बैठे हो, और दूसरी तरफ मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बेसिक कि भाई 1.5-2% तक आप महीने का बना लो और उसमें खुश रहो, वो आपको जमता नहीं है। तो ना ये प्रॉब्लम माइंडसेट की है। अचानक से मार्केट में आते ही लोगों की मार्केट से एक्सपेक्टेशन इतनी उल जलूल हो जाती है कि लोग पैसे बना ही नहीं पाते। दुगने करने पे सोचते, बस उनको दुगने करने हैं, उनके आधे हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। वो आते हैं दुगना करने, लेके आधा जाते हैं। और कुछ लोग लेके ही नहीं जाते, और कुछ लोग अपने ऊपर उधार चढ़ा के जाते हैं। 3 लेवल के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो आधा कर जाते हैं, आधे को मतलब कम कर जाते हैं, 100 लेके आए थे 80 70 60 50 लेके चले। कुछ लोग 100 का 0 कर जाते हैं, चलो ठीक है जी, जुए में आए थे, एक कसीनो में आए, 100 रुपए थे, 0 करके चले गए। और कुछ होते हैं जो 100 रुपए भी 0 करते हैं और ऊपर से 100 रुपए अपने पे उधार भी चढ़ा के आ जाते हैं, जैसे मैंने ये केस बताया आपको। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है कि लोगों को बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी कमाना है, और ये दोनों ही चीजें स्टॉक मार्केट नहीं कर सकती। और क्यों कमाना है, मैं तो इस चीज पे आता हूँ कि जल्दी क्यों कमाना हवस है, सॉरी फॉर द वर्ड, बट इट इज लस्ट फॉर मनी। कोई इंडिया में कोई बिल्ड नहीं करना चाहता, बैठे बैठाए चाहिए, बस बैठे बैठे कल चाहिए, करेक्ट, कल चाहिए, बैठे बैठे भी चाहिए और कल चाहिए। कहीं से मिल जाए यार, कोई मेरे को पैसा दे दे, देखो मैं क्या कर लेता हूँ यार। आज देखो बड़े से बड़े बिजनेसेस जो हैं, आपको पता है रिलायंस,
उसका भी क्या काम है, उसने भी कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है और वो रिटर्न्स बनाता है। उसका साल का कैपिटल पे 10% रिटर्न बनता है। रिलायंस का, एशियन पेंट्स का 18-19% बनता है, बैंकों का तो 7-8% बनता है। बिल्कुल। तो जब वो इतने बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर वो उनको पता चल जाए कि ऑप्शंस में उनको साल के 40-40, 50-50% बनेंगे, तो वो धंधा छोड़ के ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? बिल्कुल। तो ये आपको समझना चाहिए कि कोई अगर 22 साल का 21 साल का लड़का आपको इंस्टाग्राम में 6 स्क्रीन दिखा के, कैश टेबल पे रख के, बड़ी बड़ी लाइटें दिखा के, 2 लैम्बोर्गिनी दिखा के अगर गधा बना रहा है, तो गधा वो नहीं है, गधे आप। बन आप रहे हो। बन तो आप रहे हो ना। हमारे को बचपन में सिखाया जाता था बायर बी वेयर, है ना, बायर बी वेयर। मतलब जो खरीद रहा है उसको सतर्क रहना है, जिसके घर में कुत्ता है उसको सतर्क नहीं रहना है, जो उस घर में आ रहा है उसको सतर्क रहना है। बीवेयर ऑफ डॉग्स लिखा होता है घर के बाहर, तो कुत्ता तो उसके घर है, पर वो थोड़ी सतर्क रहेगा, वो तो उसी का है। सही बात। तुम्हें सतर्क रहना है कि जा तुम रहे हो ना, जा तुम रहे हो उधर। उसने लिख रखा था, उसने तो पहले से बता के रखा हुआ है तुम्हारे को भी, बीवेयर ऑफ डॉग्स यहाँ पे है, करेक्ट, काट सकते हैं तुम्हें। तो स्टॉक मार्केट में सेबी तो रोज कह रहा है बेचारा, मैं तो सेबी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं इस मामले में। वो जब भी आप ब्रोकर का पैनल खोलो तो लिखता है कि 100 में से 90 लोग पैसे नहीं बनाते, और जो लोग पैसे बनाते हैं वो अपने पैसे का 15 से 50% ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहे हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं, बायर बीवेयर ऑफ डॉग। वो कह रहा है भैया अंदर कुत्ते हैं बहुत सारे, खा जाएंगे तुम्हें, पर तुम चल पड़े अंदर, मतलब हमें ना खा पाएंगे। गए अंदर, 4 ट्रेड करके लॉस लेके आ गए। बिल्कुल। ये नहीं मैनेज, देखो हर जन के बस की नहीं है मैनेज करना, इसलिए दुनिया में सक्सेसफुल लोगों का प्रपोर्शन कम रहता है, क्योंकि अपने माइंड को रैशनल रखना एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस। आप देखो, मैं बहुत ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को लॉस नहीं होता, क्या मेरे को भी होता है, भगवान थोड़ी, पर मैं राइट टाइम पे लॉस को काटना जानता हूँ। मैंने कल एक मेरा पोजीशन अगेंस्ट हो गई थी, मैंने अच्छा खासा लॉस लिया, आउट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस इंटू बाहर हो गया। पर मेरे को ये नहीं है कि मेरे को आज मार्केट छोड़ के जानी, मैं अगले महीने फिर से आऊंगा मार्केट में। करेक्ट। क्या होता है, जैसे आप मार्केट में इन गलत अपेक्षा लेके आओगे तो आपके साथ बुरा होना तय, क्योंकि आप जल्दीबाजी में आए हो। आप जल्दीबाजी में आए हो। अच्छा, ये मार्केट इतनी प्यारी मार्केट है, इतनी प्यारी मार्केट है कि अगर आप इसमें 30 साल, 40 साल, 50 साल भी निकालना चाहते हो ना, ये निकाल देगी आपके। ये इतनी अच्छी मार्केट है, ये सबके सपने पूरे करने की मार्केट है। ये जो वो कहते थे ना, क्या नाम था, हर्षद मेहता, कि ऐसा कुआं है जो पूरे देश के प्यास बुझा देगा, वो सही कहते थे। अब तो कुआं नहीं, अब समंदर बन गया। बिल्कुल। तो ये इतनी प्यारी जगह है स्टॉक मार्केट कि आप लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, और कोई तरीका ही नहीं है सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट करने का। या तो आपके पुश्तैनी जमीनें हो, अलग बात है, पर अगर आप एक बिल्कुल गरीब घर से आए हुए लड़के हो और बच्चे हो, और आप आए हो, आप शहर में आए हो, थोड़ी पढ़ाई कर ली, आपके पेरेंट्स ने अपना सोना गिरवी रख के या फिर ज़मीन गिरवी रख के, जो भी छोटी मोटी थी, आपकी पढ़ाई करा दी, तो यार उनके पैसे को अब्यूज़ मत करो, स्टार्ट करो, धीरे धीरे निवेश करो, ग्रो करो कैपिटल को, अपने आप को ग्रो करो, अपने कैपिटल इन्वेस्टेड को ग्रो करो, और देखो मैजिक। बिल्कुल। मैंने एक वीडियो डाली थी अभी यूट्यूब पे अपने चैनल पे कि 25,000 की तनख्वाह से एक व्यक्ति 20 साल अगर निवेश करता है और उसकी साल की तनख्वाह सिर्फ 10% बढ़ती है, तो वो कैसे एसेट एलोकेशन करे, और कॉन्जर्वेटिव एस्टिमेट में उसका 20 साल बाद 2,80,00,000 का कॉर्पस बनता है। 2,80,00,000 का मतलब एक 20 साल का लड़का 40 साल की उम्र में 2,80,00,000 पे बैठ सकता है, अगर वो मेरी बात मान ले तो। अगर वो उस एनालिसिस को, उससे 25,000 रुपए की सैलरी से, सिर्फ 25,000 की बेस सैलरी से, फिर मैं मान रहा हूँ कि हर साल 10% सैलरी बढ़ेगी, उतनी तो मेहनत करेगा आदमी। नहीं, लेकिन उस एज में इतना बड़ा डिसीजन लेके स्टार्ट करना बहुत मेन है कि वो स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल स्टार्ट करें। और क्या होगा, पहले महीने रिजल्ट नहीं दिखेगा तो उसको लगेगा मेरे पैसे डबल नहीं हो रहे यार, ये क्या चीज है, मजा ही नहीं आ रहा। जी, जल्दी रिजल्ट की जो कहानी चल रही है, जल्दी और ज्यादा वाले मार्केट में नहीं टिकेंगे। ये इंडिया में गलती चल रही है कि लोगों का जल्दी आ जाए, बस देखना नहीं चाहते। यार रुको, सब्र करो, हर चीज आपको देखे जाएगी, टाइम के साथ देखे जाएगी। धैर्य रखना चाहिए, मतलब मैं तो ये कहूँगा शेयर मार्केट में तो खासकर रखना चाहिए। बिल्कुल। तो यही मेरा पॉइंट है कि जो मैंने आपको केस स्टडीज बताई हैं, ऐसी मेरे पास बहुत है केस स्टडीज। मतलब मैं तो चालू हो जाऊंगा तो शायद अगला 3-4 पॉडकास्ट लग जाएंगे सारे केस स्टडीज खत्म करने में। बट मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम लोग कोशिश कर, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जेन्युइन कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को मतलब ठीक करने के लिए। मैं जैसे अंकुर वारिको जी का कंटेंट देखता हूँ, इज डूइंग वेरी वेल। अक्षत श्रीवास्तव एंड डूइंग वेरी वेल। फाइनेंस विद शरण, मैं उनको बहुत सराहता हूँ उनके एफर्ट्स के लिए, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू पुट द राइट एजुकेशन टू पीपल। जैसे मैं अपने बेटे को सिखाता हूँ, वो 10 साल का है, मैं उसको फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाता हूँ। मैंने उसको उसके 9th बर्थडे पे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक गिफ्ट करी थी, उसने उसमें से लर्निंग्स ली, अंडरलाइन किया। उसकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो वो जल्दी समझ गया, वो
अब वो चैट जीपीटी हेविली यूज़ करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट मैं उसको वो राइट स्किल्स दे, क्योंकि एजुकेशन तो जो सिस्टम दे रहा है उसमें मैं कुछ बहुत ज़्यादा चेंज तो ला नहीं सकता। मैं तो यही कर सकता हूँ कि अपने बेटे को तो एटलीस्ट अपने हिसाब से ट्रेन कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो व्यक्ति है वो आज और उसने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली मेरे बेटे ने, बोलता है यू पे टू माई स्कूल एंड आई डोंट लर्न हाउ टू मेक मनी। आप मेरे स्कूल को पैसा देते हो और मुझे वो ये नहीं सिखा रहे कि पैसा कैसे बनाना है। एंड आई डोंट पे टू यूट्यूब बट यूट्यूब टीचेस मी हाउ टू मेक मनी। मतलब वो कह रहा है कि अगर मैं यूट्यूब पे कंटेंट देखूं तो यूट्यूब में मेरे को समझ आता है मैं पैसा कैसे बना सकता हूँ कोई भी काम करके। करेक्ट। चाहे मैं कोडिंग कर लूँ, चाहे मैं एडिटिंग कर लूँ, चाहे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो हमारा तो बड़ा सिंपल फंड है। जैसे मैं सुभिक्षु को बोलता हूँ कि कोई भी तुम्हारे को चीज़ टू गुड टू बी ट्रू लगे ना तो उसको आप बिल्कुल छोड़ के आ जाना। हमारे हिंदी में कहावत है कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। करेक्ट। तो ये जंगल की सुंदर लड़की है, अट्रैक्ट करा रही है हाँ, आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करा रही है, ये तो आपको खाएगी लास्ट में। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, गंवाना बहुत आसान है। गंवाना 1 मिनट नहीं लगता पैसा। मैं हमेशा कहता था चेक लिखना, चेक काटना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। करना क्या है आपको, तो एक अमाउंट लिखना, एक नाम लिखना, साइन करना, देना, सबसे आसान काम। पर वही चेक पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये आज के यूथ को समझ आ जाना चाहिए कि वो कहेंगे यार आपने तो बहुत पैसा कमा लिया इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। मैंने जो पैसा कमाया मैं उसी का टेक्निक बता रहा हूँ भाई। अगर मैंने कोई एक्स पैसा कमाया है तो मैं तो वही सेम टेक्निक आपके साथ शेयर करूँ। मेरे को और कोई यूनिक टेक्निक तो है नहीं शेयर करने के लिए। पहले दिन से थोड़ा ना कमाया और पहले नहीं कमाया भाई, नहीं कमाया, बहुत मुश्किल लगा। अपने पे इन्वेस्टमेंट करी, नॉलेज बढ़ाई, फिर उसके बाद मैंने कितने तो कोर्सेज कर, लाखों रुपए के कोर्सेज किए होंगे। आफ्टर कॉलेज मैंने लाखों रुपए के कोर्सेज किए। डुअल इनकम लाया मैं टीचिंग करता था, ऑफिस में काम करता था, टीचिंग करता था। तो डुअल इनकम पे फोकस करो, पैसिव अपना क्या कहते हैं स्किल अपलिफ्टमेंट पे फोकस करो, ये सब चीजों पे फोकस करो, आपकी लाइफ अच्छी बनेगी। पर पहले टाइम तो दो। बिल्कुल। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, ठीक है, कुल मिला के उसको ओलंपिक में 3 बार ही भाला फेंकने का मौका मिलता है एक ओलंपिक में। करेक्ट। ठीक है, पर उस 3 बार के लिए उसने पीछे 3 लाख बार भाला फेंका होगा, तब जाके वो 3 बार के भाले में गोल्ड मेडल लेके आया। ठीक है, तो आपको बैकवर्किंग बहुत करनी पड़ती है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। आपकी प्रैक्टिस, आप किस तरीके से अपने आप का डिसिप्लिन रखते हो, आप किस तरीके से अपनी रीडिंग्स रखते हो, किन लोगों के साथ आपका एसोसिएशन कौन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप क्या है आपका जिसमें आप बैठते हो, तो ये सारी चीजें ठीक करो तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी टॉपर से पूछो कि टेल मी 3 थिंग्स कि आप टॉप कैसे किए, तो सबसे पहले तो वो एसोसिएशन ही बोलता है। एसोसिएशन, डिस्ट्रैक्शन, डिसिप्लिन, ये 3 ही चीज होती है। आप एसोसिएशन ठीक करो, डिस्ट्रैक्शन हटा दो, डिसिप्लिन बिल्ड कर दो, बस। उसके अलावा कुछ ही नहीं चाहिए आपको। इस पे काम करो, इस 3 चीजों ADD पे काम करो, आपका काम हो जाएगा। तो सर ये तो बात रही स्टॉक की, म्यूचुअल फंड्स की जो हमने करी। उसी 21 साल के लड़के वापस आता हूँ मैं, जॉब करते हुए 1-1.5 साल हो गया, थोड़ा सा पैसिव इनकम भी उसने कमा लिया, बैंक में भी उसका अकाउंट चल रहा है। अब इसके बाद एक और जने आते हैं उनके पास क्रेडिट कार्ड, जी क्रेडिट कार्ड ले लो। बतेरी कंपनियों से कॉल आते हैं कि सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, या इसका इतना EMI जाएगा, या जो भी हम इतने इंटरेस्ट ऑफ रेट पे दे देंगे। तो उसे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पहला तो ये। और दूसरी बात, अगर ले भी लेता है तो उसमें क्या क्या ऐसे झूठ बोले जाते हैं आजकल कंज्यूमर से भी कि जो आपको हमें नहीं पता होते हैं, तो वो सेफ़ है या नहीं। मतलब मेरा मेन ये है कि सेफ़ है या नहीं। देखिए, क्रेडिट कार्ड हर व्यक्ति को इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो जो छोटा सा मेटल का कार्ड है ना, आपको बहुत फ़ायदे देता है। अच्छा। बहुत फ़ायदे देता है। ठीक है, पहला फ़ायदा तो ये देता है कि वो आपको 40 दिन का क्रेडिट दे देता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा दामी क्रेडिट कार्ड, 40 दिन का वो क्रेडिट देता है। उसके बाद खर्चों पे पॉइंट्स देता है, बहुत सारे खर्चों में 50% डिस्काउंट देता है। आप मूवी देखने जाते हो आपको 50% डिस्काउंट दे देगा, बहुत कुछ होता है बहुत। फिर वो आपको जो माइल पॉइंट्स देता है वो माइल्स में कन्वर्ट होते हैं, उससे आप शॉपिंग कर सकते हो या फिर एयरफेयर फ्री कर सकते हो या बहुत कुछ कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड तो बहुत उपयोगी चीज़ है। ओके। बहुत उपयोगी चीज़ है। इससे बड़ा उपयोग एक यंगस्टर के लिए क्रेडिट कार्ड है, उसका क्रेडिट स्कोर एस्टैब्लिश करने के लिए। मैंने एक सिबिल पे वीडियो की थी, बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया चली वो। जब आप सिबिल के रडार में नहीं होते ना, जब सिबिल को आपके बारे में पता नहीं होता ये अनमोल कौन है, कौन है ये, इसका तो कोई नामों पता नहीं दिख रहा, इसने आज तक कोई लोन नहीं लिया, तो आपका रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होता। ठीक है, ओके। तो तब तक आपका सिबिल का स्कोर होता है -1।
-1 का मतलब ये नहीं कि आप खराब हो, -1 का मतलब ये कि आप अभी सिस्टम में हो ही नहीं, अदृश्य हो। ठीक है, फिर क्या होगा कि जैसे ही ये -1 से आपको अब प्रोग्रेस करना है तो आपको क्रेडिट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जब आपका कोई सप्लायर होता है या आप किसी के सप्लायर होते हो, किसी को माल दे रहे हो, तो आप पहले वो क्या बोलते हैं, चल यार तू पहले माल दे फिर तेरे को पैसे दूंगा। ठीक है, तो आप क्या एस्टैब्लिश कर रहे हो, अपना क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर रहे हो कि यार ये पैसा लेके भागेगा नहीं। बिल्कुल। आप टाटा को माल दे रहे हो, टाटा तो भागेगा नहीं, तो एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, तो आप का टाटा को माल दे रहे हो तो टाटा बोलेगा मैं 90 दिन बाद पैसे दूंगा। क्यों? क्योंकि आप नए हो। करेक्ट। तो वो आपको टेस्ट कर रहा है। पर 3 बार जब ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो वो बोलेगा नहीं ठीक है, अब 90 नहीं, मैं 45 दिन में पैसा दूंगा। तो अब आपका क्रेडिट ऊपर हो गया उसके साथ। धीरे धीरे आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओगे, आपको एडवांस देगा कि भाई तू एडवांस ले, मेरे को माल दे दे। ठीक है, इसी तरीके से एक व्यक्ति को जब अपना क्रेडिट स्कोर बनाना है, उसको 700 भी नहीं, 800 के आसपास स्कोर रखना है अपना। सिबिल का जो स्कोर होता है वो 900 तक होता है। तो 700 से 900 एक बहुत अच्छी रेंज होती है, तो जनरली 800 के आसपास लोग रखना चाहते हैं अपना स्कोर। तो उसको क्या है, उसको पहले अपना क्रेडिट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा। अब वो सिस्टम में आएगा कैसे? या तो वो उधार ले ले या वो क्रेडिट कार्ड ले ले। अच्छा, अब उधार का समझो उसके पास अभी कुछ करना नहीं है, ना उसको घर लेना है, ना उसको गाड़ी कोई लेनी नीड नहीं है, अभी नीड नहीं है, तो वो कैसे एस्टैब्लिश करे? तो वो जाके क्रेडिट कार्ड ले ले। क्रेडिट कार्ड ले, अच्छा क्रेडिट कार्ड अगर 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए की उसकी वो है लिमिट है, तो 3 से 4,000 रुपए का खर्च ना करे, उससे ऊपर का खर्च ना करे। महीने में क्रेडिट कार्ड 30 to 40% से ज्यादा यूटिलाइज ना करे। अच्छा, कुछ लोग की आदत होती है 10,000 का क्रेडिट कार्ड होता है, 10,000 पूरा वापर लेते हैं। ओके, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर सिबिल को लगता है कि यार ये आदमी भूखा है क्रेडिट का, सिर्फ भूख है इसको क्रेडिट की। ओके, तो आप 3 क्रेडिट कार्ड रख लो 10-10 हजार के, उनसे 3-3, 4-4 हजार रुपए कर लो। ये बहुत बड़ा हैक दे रहा हूं मैं, बता रहा हूं, ये बहुत कम लोगों को पता होती है बात है। ठीक है, तो आप 3 कार्ड रख लो, पर 30% 40% से ऊपर उसका उपयोग मत करो। मैक्स टू मैक्स 50। ना 50 भी बहुत ज्यादा। अच्छा, 40, मैक्सिमम 40, मैक्सिमम आइडियली 30, मतलब 4,000 रुपीज। हाँ, मैं कह रहा हूं अगर आपको महीने में 10,000 खर्च करना है ना, तो 10,000 के 3 कार्ड ले लो, बैंक्स तो देने को तैयार है आपको। दूसरा रूल ये बना लो कि लिमिट जो है वो अपनी तनख्वाह की, मतलब तनख्वाह से कम रखोगे। अगर 50,000 की तनख्वाह है तो 30,000 की लिमिट रखो, 20,000 की लिमिट रखो, तो आप गलत खर्च कर ही नहीं पाओगे। और वैसे भी अब आप 2-3 कार्ड रखने वाले हो तो आप अपने आप को सेव कर दोगे। तो लिमिट को, टोटल लिमिट को, जो भी आप क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहे हो उसकी टोटल लिमिट को आप जो है क्या कहते हैं, अपनी तनख्वाह से कम रखो, महीने की तनख्वाह से, तो ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा सा जेब खर्ची कमी हो जाएगी उससे। तीसरी चीज है क्रेडिट कार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट कार्ड के साथ रिश्ता निभाओ, यानी कि एक क्रेडिट कार्ड को 3 से 5 साल इस्तेमाल करो। अच्छा, उससे ये सारी चीजें हैं जिससे सिबिल बढ़ता है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है सिबिल में। यहां बिल्कुल सिबिल दिख रहा है। चौथी चीज, कभी डिलेड पेमेंट नहीं करो। बगल वाले का घर लूट के ले आओ, पर डिलेड पेमेंट नहीं करना। मतलब मिनिमल जो, अच्छा, मिनिमम ड्यू कभी नहीं देना, पूरा पैसा देना है। पूरा देना है। मिनिमम ड्यू कभी नहीं देना, पूरा पैसा देना है। ठीक है। 5वीं चीज, आपको अगर क्रेडिट कार्ड में बाय चांस आप डेट भूल गए, पहले तो आपको कैलेंडर बनाना चाहिए, और आजकल बहुत ऐप्स आ गई हैं जो आपको सपोर्ट करती है, आपको रिमाइंड कर देती है। व्हाट्सएप पे स्टेटस वो आ जाता है, हाँ, वो भी आ जाता है। तो आता क्रेडिट जैसी ऐप है, क्रेडिट में आप डाल दोगे तो बता ही देता है, बार बार आपको तंग कर देगा पेमेंट करने के लिए। तो आपने क्या किया कि आपने रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे को इन दिनों पे देना है, तो उन दिनों से एक दिन पहले दे देना। पर बाय चांस मैं कहता हूं, खुदा ना खास्ता आपने नहीं दे पाए, 3 दिन डिले हो गए, 4 दिन डिले हो गए, अगले बार आ जाएगा आपके उसमें कि भाई 4 दिन डिले हुए थे तो आपको 500 रुपए ये देना है, 200 रुपए देना है, 5,000। अगर तो आप फोन करके उनको पटापटू के कुछ कम करा लिए तो ठीक है। अच्छा, ठीक है कि नहीं सॉरी मुझसे गलती हो गई, वो भी देखते हैं। वो देखते हैं बेचारे ने पहली बार किया है, अच्छा कस्टमर है, तो वो कर देते हैं। मैंने भी किया, मैं भी लेट हो चुका। हाँ, बिल्कुल करते हैं। मैं तो अमेरिकन एक्सप्रेस का पिछले पता है कितने साल से यूजर हूं। आई एम यूजर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस फॉर लास्ट 14 ईयर्स। 14 साल से मैं अमेरिकन एक्सप्रेस का सेम कार्ड यूज कर रहा हूं, तो 2 यूज कर रहा हूं। तो मेरा उनके साथ जो रिकॉर्ड है इतना लंबा है कि कभी मैं तो हर साल एक आधी बार लेट होता हूं। मतलब वहां पे भी एक रेपो आपको अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी कि कि भाई 11 बार तो टाइम पे दे रहा है, भूल गया, चलो ठीक है, कोई नहीं, बिजी हो गया। अच्छा, उसमें भी क्या है, पहले आप पूरा जमा कर दो। मैंने जमा पूरा कर दिया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप काट दो, वो कर दो, एडजस्ट कर दो, अगले बिल में एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है, क्या अच्छा ठीक है, डीले के साथ कितना पेनल्टी, मतलब सब कुछ मिला के कितना था, 20,000 का बिल था, 20,000 जमा कर दिया और 2,000 उसमें पेनल्टी थी, तो उसको रिक्वेस्ट कर दिया वो पेनल्टी हटा दो। तो वो कभी 50% हटा देते हैं, कभी पूरी हटा देते हैं, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, वो कैसे लेते हैं। पर अगर वो नहीं हटाते तो पूरे पैसे दो।
क्रेडिट कार्ड को कभी भी सेटल मत करो। मतलब क्या हुआ, आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं भर पाया 2 महीने और उसका इंटरेस्ट चढ़ गया, अब आपके पास पैसे आ गए हैं, तो कुछ लोगों की नीयत क्या होती है, मैं क्रेडिट कार्ड वालों को हाथ मरोड़ूंगा, मैं बोलूंगा मेरे 30,000 ड्यू थे, मैं तो 15,000 दूंगा और सेटलमेंट कर लूंगा। ये बड़ा लोगों का मन करता है। जिस दिन आपने ये किया, आपने जिंदगी भर के लिए लोन का दरवाजा बंद कर दिया। अब आप लोन नहीं ले पाओगे उसके आगे कभी। आपका सिविल कभी भी उतना ऊपर नहीं आ पाएगा जितना पहले था और आपको लोन ही नहीं मिलेगा। लोग समझ जाएंगे ये तो इसकी मानसिकता ऐसी है कि डिफॉल्ट करके सेटल करता है। ब्लैकलिस्ट। मैं बता रहा हूं, फाइनेंस में लोग आप पे नहीं भरोसा करना चाहते। देयर प्राइमरी थीसिस इज यू आर अ थीफ। आपको बार बार एज एन इंडिविजुअल ये प्रूव करते रहना पड़ेगा, भैया मैं अच्छा आदमी हूं, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं अच्छा आदमी हूं। बिल्कुल। तो ये 5-6 जो मैंने आपको हैक्स बताए क्रेडिट कार्ड के, ये हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए। ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, आपको 40 दिन का क्रेडिट देगा, माइल्स देगा, पॉइंट्स देगा। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग तो क्या है कि मतलब एक क्रेडिट कार्ड से साल में 20-20, 30-30 हजार का बेनिफिट निकाल लेते हैं। कैसे? माइल्स के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू, रिवॉर्ड्स के थ्रू, कैशबैक्स के थ्रू। तो क्रेडिट कार्ड को भी बड़ी स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं। Correct. तो आजकल मैं देखता हूँ काफी लोग क्रेडिट कार्ड मास्टर क्लास लेते हैं कि हम बता रहे हैं क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना चाहिए। इस पे भी मास्टर क्लास चलती है। हाँ बिल्कुल चलती है। तो पॉइंट इज कि क्रेडिट कार्ड एक आपके जीवन का अहम हिस्सा बनने वाला है, तो उसको यूज करना सीख लो। जैसे अभी आपने हैक्स बताए, हाँ। कोई और हैक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो बस यही है, यही मेजर है, यही मेजर हैक्स है। जिससे अपना सिविल अच्छा रखो भाई, अपनी इज्जत अपने हाथ। वो तो बचपन में माँ बाप बोलते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ। अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड ले लिया, वो यूज नहीं कर रहा, रखा है उसके पास, मतलब ईयरली उसने 2-3 बार कर लिया, तब भी उसका सिविल डाउन जाएगा? नहीं, सिविल डाउन नहीं, उससे सिविल डाउन नहीं जाता। अच्छा, बस मेंटेन रहेगा। बट हाँ, अगर आप बार बार 90%, 80% कार्ड को स्वाइप मारते रहोगे तो आपका सिविल खराब होता है हर महीने हाँ। करते रहोगे तो क्योंकि वो फिर समझ जाता है भूखा है। वही जो आपने बताया। हाँ, तो 3 कार्ड रख लो, 3 में आप 1/3 वापर लो। 1% में कितने होने चाहिए मतलब? मैक्सिमम देखो डिपेंड करता है, जैसे मेरे पास 5 है, ओके, तो 5 क्रेडिट कार्ड तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि एयरपोर्ट लॉन्जेस वगैरह में बहुत मेरा क्या होता है, ट्रैवल बहुत है। अब एक कार्ड कहता है क्वार्टर में 4 बार आपको ट्रैवल लॉन्च फ्री है। बिल्कुल। अब वो कार्ड खत्म हो गया 4 बार, अब दूसरा कार्ड चाहिए, फिर तीसरा कार्ड चाहिए, फिर चौथा कार्ड चाहिए। ये सेम मेरे साथ भी है। तो आप जानते हैं, तो इसके लिए हम रखते हैं। फिर वहां ना वो दुकान खोल के रखते हैं बोर्डिंग पास के बगल में, ये देखो ये 5 मेरे पास का कौन सा चल रहा है सर, ये वाला खत्म हो गया सर, इसमें अलाउड नहीं है सर, इसमें तो कोई तो इसलिए रखना पड़ता है 5 कार्ड, वीजा, मास्टर, एमेक्स सब रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिस इज द रीजन, और कोई रीजन नहीं है मेरा। ऐसी कोई टिप सर जो आप फाइनेंस के लिए समझाना चाहेंगे और देना चाहेंगे कि ये तो हर इंसान को करना ही चाहिए अपनी लाइफ में, मतलब चाहे शेयर मार्केट में जाए ना जाए, म्यूचुअल फंड में जाए ना जाए, एफडी में जाए ना जाए। एफडी भी एक बहुत कॉमन वर्ड है कि घर वाले कहते हैं कि भैया एफडी कर लो, एफडी कर लो, एफडी में सबसे ज़्यादा सिक्योर रहेगा। आपके हिसाब से क्या है? चलिए एफडी से बात करते हैं। चलो एफडी देखो, एफडी इज नॉट अ बैड इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ना थोड़ा टाई अप करता हूँ आपके ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ, फिर वहां से एफडी को लेकर चलता हूँ। देखो लाइफ में ना BEI, फाइनेंस में 3 फंड है, ठीक है। BEI, बी मतलब हो गया बजटिंग, ई मतलब हो गया इमरजेंसी फंड, आई मतलब हो गया इन्वेस्टिंग। ये 3 ही चीज चाहिए आपको, बिल्कुल, चौथी कोई चीज ही नहीं है। पर्सनल फाइनेंस रिवॉल्व्स अराउंड BEI, बजटिंग, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो आप कहीं भी हो इस टाइम पे, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल विद हाई सैलरी हो, कुछ भी हो, आप पहले बजटिंग करना सीखो। स्टार्ट विद बजटिंग। एक एक्सेल शीट मेंटेन करो कि अगले महीने और हर महीने मेरे कितने खर्चे होते हैं, ट्रैवल में कितने होते हैं, जोमेटो में कितने होते हैं, नेटफ्लिक्स पे कितने होते हैं, इस पे कितने होते हैं, उस पे कितने होते हैं, भाड़े पे कितने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कितने होते हैं, जो भी 10-12 एड्स हैं आपके, मेंटेन करो। आपको सबसे पहला एरिया वहीं पे मिल जाएगा जहां पे आप अपनी कॉस्ट 10-15% कम कर लोगे। अगर आज आप महीने का 15,000 खर्च करते हो, तो मैं गारंटी करता हूँ सिर्फ बजटिंग देख के आप 1,500 रुपये बचा लोगे, क्योंकि आज तक आपकी आंख के सामने ही नहीं है ना कि आप खर्च कहाँ कर रहे हो, मैं किसको पैसा दे रहा हूँ। आपको आज आधे लोगों को ये पता ही नहीं उसकी कितनी सब्सक्रिप्शंस ऑन है। नेटफ्लिक्स ऑन है, Amazon प्राइम ऑन है, ये ऑन है, वो ऑन है, सब कुछ ऑन है। इजी भी इतना हो गया ना सर, Easy भी हो गया कि डॉलर दे दिया। पहले इंसान हाथ से कैश देता तो लगता था यार कुछ दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ। अब तो है भाई, चला गया अकाउंट में, आया भी था और चला भी गया, हमारे तो पल्ले ही ना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बजटिंग सबसे पहला स्टेप है, टू नो वेयर यू आर। ओके, ठीक है। अच्छा, इसी बजटिंग से आपको समझ आता है मैं अगले महीने कितना खर्च होगा, उसके अगले महीने कितना खर्च होगा, उसके अगले महीने। अब बजटिंग हो गया। अब स्टेप 2 इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। जो आपका मंथली बजट है उसका 6 टाइम्स का आपके पास एफडी होना चाहिए। आपने एफडी बोला ना, एफडी ही रखते हैं, कोई चक्कर नहीं।
ओके, इमरजेंसी फंड है, इसमें मेरे को कोई मस्ती नहीं करवानी किसी से, चुपचाप एक अच्छे बैंक में जाके एफडी कर दो इसकी। अगर आपका महीने का खर्चा 10,000 है तो 60,000 रुपए की आप अपनी एफडी एक बैंक में करवाओ, जो आपका इमरजेंसी फंड है, बस जो आपका इमरजेंसी फंड है, जिसकी तरफ आपको आंख उठा के नहीं देखना। ये पड़ा है, ये पड़ा है कि भाई कल को कुछ आपदा विपदा आ जाती है, आपकी जॉब चली जाती है, कुछ हो जाती है, तो ये 6 महीने का पैसा है। अगर आप एक फैमिली हो तो 12 महीना कर लो। ओके, अगर आपकी वाइफ है, बच्चा है, तो 12 महीने का कर लो, तो आप ज़्यादा सेफ रहते हो। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, अभी आपकी मैरिज नहीं हुई, आप पे लायबिलिटी नहीं है, तो आप जो है अपना 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। एफडी में डालना बेटर है एफडी में डालो, म्यूचुअल फंड? नहीं, एफडी, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड फंड। अगर आपने इसको म्यूचुअल फंड में डाल दिया और जब जरूरत है उस टाइम पे ये 10% नीचे होगा तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। करेक्ट। तो ये लॉन्ग टर्म का पैसा नहीं है, ये है ही, इसका काम ही इमरजेंसी है। इमरजेंसी के लिए एफडी में डाल दो बस, इमरजेंसी एफडी, इमरजेंसी का पैसा एफडी में पड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम। वो भी बैंक आजकल तो 88% का भी दोबारा से इंटरेस्ट रेट आ गया है। वो भी छोड़ दो, आप बिल्कुल छोड़ ही दो, उसमें दिमाग ही मत लगाओ, बस एफडी में डाल दो। एफडी में डाल दो, और ऐसे डाल दो जिसमें कल को पैसा चाहिए तो कल के कल आ जाए। बस छेड़ नहीं सकते आप, आपको दिख रहा है, आपका है, बट आपको मिलेगा नहीं, आपको चाहिए नहीं वो पैसा। उसमें कंपाउंडिंग जो हो रही है वो भी उधर होने दो, छोड़ो उसके पैसे को छेड़ना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं, चाहे 4 लाख के 20 लाख हो जाए, आपको छेड़ना ही बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना। ये भी जिंदगी भर के। और हर 6 महीने में अपने इमरजेंसी फंड को रिकैलकुलेट कर लो कि भाई पिछले 6 महीने तक तो 10,000 रुपए महीना था, 12,000 हो गया, कुछ खर्चे बढ़ गए लाइफ के, तो अब एफडी में 72,000 होना चाहिए था, ब्याज जोड़ के अभी 65,000 है, तो 7,000 एफडी में भर दो, रिफिल कर दो। करेक्ट। तो उसको भी इंक्रीज करते रहो, उसको भी एडजस्ट करते रहो टाइम एंड टाइम। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी फंड। और तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के 2 पोर्शन है, एक हो गया प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट और एक हो गया इंश्योरेंस। ओके, ठीक है। तो इंश्योरेंस हो गया, आपको अपना हेल्थ का इंश्योरेंस लेना ही लेना है, ठीक है। उसमें कोई आपको कटाई नहीं बरतनी है, उसमें जितना 5 लाख 7 लाख 10 लाख जो भी आपको सही लगता है, फैमिली फ्लोटर डिपेंडिंग अपॉन, वो सब आप करके रिसर्च करके कर लो। और उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस ले लो जो आपकी तनख्वाह की 20 गुना हो। अगर आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है तो एटलीस्ट 20 गुना हो, अगर तनख्वाह बहुत ज़्यादा है तो 10 गुना भी चल जाती है। इंश्योरेंस तो बहुत मेन है आज के। हाँ, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज भाई आपके लाइफ की कोई रिलायबिलिटी नहीं है आज, किसी की लाइफ की रिलायबिलिटी नहीं है। करेक्ट, ठीक है। तो मैंने पहली इंश्योरेंस ली थी जब मैं 23 साल का था, और वो इंश्योरेंस थी 25 साल की। तो अगर मैं 48 तक बच गया था 8 साल में, तो वो इंश्योरेंस के पैसे मेरे को वापस मिल जाएंगे। तो ओके, पर उसके बाद मैंने सीख लिया कि कभी भी ये इस तरह के इंश्योरेंस में पैसा मत डालो, टर्म इंश्योरेंस में डालो। पैसे वापस मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉस्ट है, वो जीने का कॉस्ट है। तो पर आप टर्म इंश्योरेंस लो, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लो और एक टर्म इंश्योरेंस लो। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह लो, इन्वेस्टमेंट की तरह मत लो। ये सबसे बड़ी गलती भारतीयों ने की है। हमारे एक कॉमन मित्र हैं, उनको हर बार मेरे को बोलते रहते हैं कि संजय जी मैं तो इस साल मेरी ये वाली इंश्योरेंस मैच्योर होगी, इस साल मेरी ये वाली इंश्योरेंस मैच्योर होगी, मेरी ये वाली मतलब भाई तू मुझे एक बात बता, तू वो है क्या कि जिसके घर संडे को कोई चाचा जी आते थे और बोलते थे कि मेरी LIC की ये वाली पॉलिसी खरीद ले, और चाय भी पी के जाते थे? बोलता हाँ। बेचारा, अच्छा अब जब उसको पता चलता है उसको सालाना 5% रिटर्न मिल रहा है, 4% रिटर्न मिल रहा है, 6% रिटर्न, तो उसके दुख के मारे ना चीखें निकल जाती है। तो काफी तो मैंने उनकी पॉलिसीज प्रीपोन करा के एग्जिट करवाई। मैंने बोला यार चुपचाप म्यूचुअल फंड में डाल दो, इंडेक्स में ही डाल दो यार, कुछ तो आएगा, कुछ तो बेटर बनेगा रिटर्न। तो ये आप कर दो, अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है चालू रखो, और उसमें इंश्योरेंस खरीदो, फिर इन्वेस्टमेंट करो। तो ये एक स्टैंडर्ड SOP होना चाहिए आपकी लाइफ का। ओके, बजट, जैसे आपको मतलब मेरे लेवल पे भी मैं आज बजटिंग करता हूँ, मुझे पता होता है मेरा रेंट इतना है, मेरा ये इतना, मेरा ये इतना, मेरा इतना, हाँ भाई मेरा इतना खर्चा है, ये मेरा इमरजेंसी फंड में पड़ा है, हाँ भाई ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। आप सोचो आपकी लाइफ में कितने रिलीफ हो जाते हैं आपके स्ट्रेस क्या है लाइफ में, कल को मेरे जॉब चली गई तो फैमिली को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो चलती रहती, तो वो जैसे वो आपको दिखेगा FD में पड़े भाई 6 महीने के पैसे, तो आपका वो स्ट्रेस खत्म हो गया, आप खुल के खेल सकते हो। बिल्कुल। तो ये सब चीजें ना आपको एनेबल करती हैं। फाइनेंस तो एनेबलर है लाइफ का यार, फाइनेंस के बिना जिंदगी कहाँ है? मेरे को कोई काम बता दो जो बिना पैसे के होता हो। कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। घर में पंखा भी चल रहा तो बिल्कुल बिजली जा रही है ना, पैसा जा रहा है, उसके बिल तो भरने हैं। तो सीख लो ना, जब ये लाइफ की इतना लाइफ का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दो ही तो ये रिलेशनशिप्स और फाइनेंस है, ठीक है। तो दोनों सीख लो अच्छे से मेंटेन करना। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों में एक ही चीज चलती है कॉमन, अपेक्षाएं कम रखो। अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखो, लॉन्ग टर्म सोचो, दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए सोचो तो बहुत अच्छी चलती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में ही सोचते रहोगे और वो टिंडर बम्बल बन जाओगे कि भैया हर टाइम लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप करते रहना है, तो फिर इट्स अ बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे अभी हमने बात करी जितने भी शेयर मार्केट वगैरह हो गया, FD की बात कर ली, सब की बात कर ली, अब एक आजकल
नया चल रहा है, नया क्या है तो पुराना, लेकिन इंडिया में अभी इसका बहुत बूम शोर है। इसका, हाँ। क्रिप्टो, हम्म, क्रिप्टो क्या है? सेफ है, नहीं है? मैं हर एक क्वेश्चन में अपना सेफ है नहीं है, मेरे व्यूअर्स भी कहते हैं क्यों पूछते हैं, क्योंकि भाई मैं मिथ मिटाता हूँ, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ कि जो चीज़ सटीक है हम वही आप तक पहुँचाएं और उसके बारे में डिस्कस कर सकें इजीली। क्रिप्टो क्या है, एक बार आप पहले ये बताएं। देखिए, क्रिप्टो सेफ है नहीं है क्या है, मैं क्रिप्टो बेसिकली क्या होता है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का एक थीसिस बना था। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो लोगों ने कहा कि भाई गवर्नमेंट की मन मर्जी है यार, कितना चाहे पैसा प्रिंट कर सकती है। तो उस पर एक पेपर रिलीज हुआ और पेपर में आया कि भाई एक ऐसी करेंसी बननी चाहिए जिसकी सप्लाई लिमिटेड हो। ओके, ठीक है, मतलब एक नंबर ऑफ अमाउंट से, नोट से ज्यादा उसकी वैल्यू जा ही ना पाए। तो जैसे बिटकॉइन जो आया तो उसमें 2 करोड़ 10 लाख 21 मिलियन जो नंबर है, मतलब 21 मिलियन कॉइन्स के ऊपर बिटकॉइन जा ही नहीं सकता, जिंदगी में कभी नहीं जा सकता, वो रिस्ट्रिक्शन है उस पर। ओके, ठीक है, और उसकी भी सप्लाई धीरे धीरे रिलीज होती है, ऐसे नहीं कि एकदम मार्केट में फेंक दी जाती है। तो ये था क्रिप्टो बेसिकली, कि एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई सिर्फ सरकार, सेंट्रल बैंक्स पे नहीं निर्भर करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे भी वर्क किया जा सकता है। फिर उसमें लोगों का कैसे यूजेज होता है, माइनिंग होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस थे। लोगों ने क्या किया, देखो लोग है ना, मेरे को लगता है इनहेरेंटली सारे लोग सट्टेबाज होते हैं, उनको मजा आता है, जैसे कोई चीज उनको नहीं मिल जाए ना तो वहाँ वैनिटी आ जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे इंडिया में आज तक 7-8 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले, पर मोर देन 15 करोड़ क्रिप्टो अकाउंट्स खुल गए। और क्रिप्टो आया कब? 2000 इंडिया में जब ये सब एक्सचेंजेस है, CoinDCX और WazirX और ये सब, मेरे को लगता है मुश्किल से 2018-19 में आया था, और 19 से लेके 23-24 तक तो 10 करोड़ बन चुके हैं, 10-15 करोड़ अकाउंट्स बन चुके हैं। तो यानी कि लोगों को ना जहां सट्टा दिख जाए वहां ना उनका मन कर पड़ता है, मतलब बस उनको करना ही करना है। अब क्रिप्टो देखो, मैं कहता हूं कोई भी चीज खराब और सही नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शंस भी बहुत अच्छी चीज है, बहुत खराब चीज है, किसी के लिए बहुत अच्छी है, किसी के लिए बहुत खराब है। स्टॉक मार्केट किसी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत खराब है। आप बेसिकली उस चीज को समझते हो क्या, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हो क्या, आप कन्विंस्ड हो क्या कि उसमें कुछ वैल्यू है, आपको वो चीज को ट्रेड करना आता है क्या? अगर ये सारी चीजें हाँ है तो आप उसमें प्ले कर सकते हो, ठीक है। पर क्योंकि आपने किसी इंस्टाग्राम पे दोस्त को देख लिया कि वो पैसा बना रहा था, एक लड़का था काफी यंग था, आई थिंक 23 ईयर्स का था, सुरेश करके। तो सुरेश ने क्या किया, दिस गाय बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी, आराम से एसआईपी वैसआईपी कर रहा था। स्टार्टेड, उसे जॉब 21 की उम्र में स्टार्ट किया था, उसकी 35,000 की तनख्वाह लगी, अच्छी तनख्वाह लगी। तो वो करीबन 15,000 रुपए की एसआईपी करता था। मेरे से मिला था तो मैंने उसको बोला कि भाई 35 कमा रहा है, खर्चा कितना है? तो बोलता सर 15,000 का खर्चा है। मैंने 15,000 एसआईपी कर दे, 5,000 उसमें डाल दे, अपना इमरजेंसी फंड बनाता चालू कर दे, ठीक है। तो उसने ऐसे धीरे धीरे चालू कर दिया। तो अचानक से क्या हुआ, कुछ 1 आधा साल हुआ था, उसके जमा हो गए थे कुछ 2 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट हुआ था, 2.25-2.5 लाख रुपए बन चुका था वो, क्योंकि मार्केट अच्छी थी तो अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे। तो उसने वो पैसा उठाया, और कोई ये मीम कॉइन आते हैं आजकल, कोई डॉज कॉइन हो गया, या कोई शिबू इनू हो गया, या कोई और नाम हो गया, उसमें उसने उस सारे पैसे को डाल दिया, क्योंकि वो हर रोज दुगना हो रहा था। ओके, ठीक है, तो हर रोज दुगना हो रहा था, उसको दिख गया कि भाई ये है। पर ये क्या है ना, यहाँ पे जो एंड में घुसता है वो सबके पैसे दे रहा होता है, सबको पैसा बना के तो वही दे रहा होता है जो एंड में घुसता है। तो ये घुसा अंदर, 2-3 दिन तो जम के प्रॉफिट हुआ, इसने रियलाइज नहीं किया, और बाद में एंड में वो सारा पैसा जीरो हो गया, वो जितनी एसआईपी की थी जीरो हो गई, फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गया, मेंटल स्ट्रेस में आ गया, और फिर उसके बाद फिर से धीरे धीरे उसने अपने आप को रीबिल्ड किया। तो सुरेश जो था, मतलब बेसिकली बहुत सारे सुरेश है हमारे इंडस्ट्री में या फिर हमारे मार्केट में जो ये प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं। एक कॉइन आया था, एक बीच में सीरीज आई थी स्क्विड गेम, ठीक है, स्क्विड गेम के नाम पे कॉइन आया फिर, ठीक है, वो भी मीम कॉइन था। ओवरनाइट वो $10,000 पहुंच गया था जी, ठीक है, ओवरनाइट कुछ $10,000 पहुंच गया था, फिर अगली ओवरनाइट तक वो जीरो आ गया था। तो मतलब एक रात में वो $0 to $10,000 गया, फिर एक रात में $10,000 to जीरो आ गया। क्यों करना है यार ये सब? अगेन क्वेश्चन इज क्यों करना है सब? आप $10,000 पे बाहर नहीं निकले, आपको लगा भी $1 लाख हो जाएगा तो मैं बाहर निकलूंगा, आपने फसल ही नहीं काटी, फसल सड़ गई। ये भी होता है ना, आपने फसल आई, बोले नहीं और अच्छी हो जाएगी फसल, फसल सड़ गई, अब आप काटो, क्या फर्क पड़ता है? तो पॉइंट इज कि जो चीज आपको नहीं समझ आती, ये वॉरेन बुफे कहते हैं, अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ आएगी मैं उसमें निवेश नहीं करूंगा। अगर समझ आ जाएगी तो क्या वॉरेन बुफे ने क्यों नहीं किया क्रिप्टो में निवेश? सही बात है ना। आप उनको देख लो ना, उनको नहीं समझ आई, उनको बोले ठीक है यार, मेरे को जिलेट समझ आता है, कोको कोला समझ आता है, ये सब समझ आता है, मेरे को पता है कि रोज सुबह जब आदमी उठेगा तो शेव करेगा, मुझे पता है कि भाई जो भी बाहर जाएगा वो कोक पिएगा या कोक का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करेगा, ठीक है, मैं वो कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें कोई वैल्यू दिख रही है मेरे को।
तो ये क्रिप्टो से आप अगर समझ पाते हो बहुत कोई हो, और अगेन वही चीज़ है, अगर आपका 1 लाख रुपए का कॉर्पस है और आप 5-10 हज़ार क्रिप्टो में डालते हो तो बात समझ आती है कि चलो आपने थोड़ी मस्ती के लिए डाल दिया। ये पेनी स्टॉक की तरह है। ओके, ये एकदम पेनी स्टॉक की तरह है। अगर आपको इसको पंटरबाजी कहते हैं हम। अगर आपको पंटरबाजी करने का मन है तो अपने एलोकेशन में से बहुत छोटा सा हिस्सा पंटरबाजी के नाम पे रख लो, ताकि आपकी दिली तमन्नाएं भी पूरी होती रहे। नहीं तो बहुत लोग को रहता है सर आपने तो मेरे हाथ ही बांध दिए, आप तो अब कुछ और करने ही नहीं दे रहे हो, कुछ तो मस्ती करने दो। उनको पैसे गंवाने का है, पैसे से जेब में जैसे पैसे आते हैं ना वो उछलने लग जाते हैं। उनको कहीं कहीं लगा दूं इसको पैसे को। तो ये बेसिकली वेल्थ क्रिएशन के एंटी है ये सारी थीसिस। वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म है, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट है, परसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट है। चार्ली मंगर जो इसके पार्टनर होते थे, वॉरेन बफे के पार्टनर होते थे, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि पहला रूल है कंपाउंडिंग का, दैट डोंट डिस्टर्ब इट। यानी कंपाउंडिंग चल रही है ना तो उसको डिस्टर्ब मत करो, चलने दो, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट ही 10 साल बाद आता है, अचानक से आता है। मैंने देखा हुआ है कि मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज 16-18 साल हो गए, तो मैंने उस कंपाउंडिंग के इफेक्ट को देखा हुआ है। इतना इफेक्ट देख लिया कि आज मैं पैसिव हो गया हूं, आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, मुझे 1 रुपए का नया पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने ही म्यूचुअल फंड्स को आज रिवर्स कर लूँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की जगह सिस्टमैटिक विड्रॉल कर लूँ, तो मैं अपनी जिंदगी क्या मेरे बेटे की भी जिंदगी जी सकता हूँ। पर क्यों? क्योंकि मैंने 20 साल खटा हूं उसके लिए। तो आज मैं ये सब आके बोल सकता हूं कि भाई ये पॉसिबल है। और अगर मैं ये बोल रहा हूं तो मैं अपनी खुद की जर्नी से बोल रहा हूं। मैं वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा कि जो मैंने नहीं रियलाइज करी है, कि मैं तो खुद तो उधार में और आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे आके। बिल्कुल, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मैं वो नहीं हूँ जैसे वो बीच में एक इन्फ्लुएंसर का बहुत फेमस हुआ था, उसके पेरेंट्स ने आके बोला कि वो तो भाई सब कुछ भाड़े पे चल रहा है, गाड़ी भी भाड़े पे है, घर भी भाड़े पे है, सब कुछ। तो ये मेरे को ये नहीं जमता है। मैं कहूँ भाई लिव बिलो योर मीन्स। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो और आप 50 रुपए खर्च कर सकते हो, फिर भी 30 रुपए के खर्चे में रहो, तो कोशिश करो कि ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स। किसको इंप्रेस करना है यार, किसको इंप्रेस करना है? और क्यों जल्दी अमीर बनना है? जो नहीं हो सकता वो क्यों करना है? आज देखो अंबानी कितनी जनरेशन निकल गई उनकी, तीसरी जनरेशन आ गई, 1970s से बिजनेस कर रहे हैं। अडानी 45 साल से बिजनेस कर रहा है, ठीक है। डाबर पता ही नहीं कितने सालों से, 70-80 सालों से वो फैमिली काम कर रही है। हीरो होंडा वाली फैमिली कितनी बड़ी। तो वेल्थ इज ऑलवेज क्रिएटेड ओवर जनरेशन। एक जनरेशन को खटना पड़ता है, तब अगली जनरेशन फायदा लेती है उस चीज का। अब अगली जनरेशन एकदम डड्डू होगी तो उसको खराब कर देगी, स्मार्ट होगी तो और आगे लेके चली जाएगी। हमने देख ही लिया वो भी केस। तो आपको हमारे क्या है, हमारे जैसे महाभारत थी, तो महाभारत में ना आपको हर कैरेक्टर मिलता था, ठीक है। एक पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर, क्वेश्चनिंग कैरेक्टर, यूजलेस कैरेक्टर, सब मिलते थे, कैरेक्टरलेस कैरेक्टर, सब थे वहां पे, ठीक है। इसी तरह जो हमारा विश्व है ना, उसमें आपको सब तरह के कैरेक्टर मिलेंगे। कि आपको एक बंदा मिलेगा जो पेशेंस भी रखता है, ग्रोथ भी करना जानता है, जो हड़बड़ाहट बनी है, पर एक बंदा ये भी मिलेगा जिसको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। तो ये आपको सारे तरह के यहाँ पे कैरेक्टर्स मिलेंगे। मैं तो सिर्फ उनकी कथा बता रहा हूँ जो कथा के लायक है। आज अगर अंबानी की हम कथा बता रहे हैं तो वो लायक है उस चीज़। बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने एक एम्पायर, साम्राज्य क्रिएट किया है, लाखों करोड़ों रुपए का किया है, बहुत लोगों को जॉब देते हैं, टैक्स देते हैं सरकार को, हाईएस्ट जीएसटी पेयर है, हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर है, मतलब दोनों तरफ नंबर 1 वही है। तो कथा तो उसकी बताई जाती है जो जीवित रहता है। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ बार बार, जैसे महाभारत का जिक्र करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से आप बहुत जुड़े हुए हैं आई गेस, तो स्पिरिचुअलिटी का रोल कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स में भी आता है। देखो स्पिरिचुअलिटी का रोल, या दो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी और अफर्मेशंस, इन दोनों का रोल आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी आपको गहरा कर देती है। आपको जितने प्रसंग हैं जीवन के, जितने पॉसिबल केस स्टडीज़ हैं, जीवन केस स्टडीज़ है। आप किसी की केस स्टडी से क्या है कि कोई दूसरों की केस स्टडी से सीख लेता है, कोई खुद ठोकर खा के सीखता है, ठीक है। तो अगर दूसरों की केस स्टडीज हमें मिल रही हैं तो कोशिश तो हमें यही रखनी चाहिए कि हमारा लर्निंग का टाइम छोटा हो जाए, क्योंकि उस आदमी ने बेचारे ने ठोकर खा ली थी, तो एटलीस्ट उसकी लर्निंग हम ले लें। तो स्पिरिचुअलिटी आपको गहरा कर देती है। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब बहुत लोगों के लिए अलग होता है। कुछ लोगों के लिए रिलीजन से लिंक्ड होता है, कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन होता है, कुछ लोगों के लिए एकांत होना होता है। आपके यहाँ इतने सुंदर आपने बुद्धा जी लगाए हुए हैं, तो जैसे मैं रूम में आया था तो इनकी वाइब सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बोला 10 आउट ऑफ 10 रूम आई है। और हो सकता है कि अब जो चीज़ें पड़ी हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बहुत स्टूडियोज़ में होंगी, पर एक वाइब जो है वो इसके कारण मुझे लगता है कि एक बहुत अलग वाइब आपके कमरे में आती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको ठहराव देती हैं, आपको डेप्थ में लेके आती हैं। और अफर्मेशन जो है वो आपको अपने गोल के प्रति कमिटेड रखता है। जब आप अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स देते हो,
कि मेरे को फॉर एग्जांपल आप ये कमिट करते हो अपने आप से कि मुझे 30-35 की उम्र तक अपने पेरेंट्स को एक रिटायरमेंट देनी है। मेरे फादर आज भी काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और पर उनको अभी भी काम करना पड़ेगा क्योंकि परिवार की स्थिति नहीं है, मेरी तनख्वाह लगने के बाद भी नहीं है, पर आप एक कुछ तो कमिटमेंट रखो, अफर्मेशन दो कि मैं अपने फादर को नेक्स्ट 5 साल में 10 साल में फ्री करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो जब आप लिखते हो ना तो आपका माइंड रीवायर हो जाता है, आपका माइंड उस गोल के प्रति सोचने लग जाता है। करेक्ट। ठीक है, तब ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग ओरिएंटेड। वो ये नहीं बोलता कि यार कैसे करेगा, बोलेगा कैसे करेगा, क्वेश्चन सेम रहता है, उसका थॉट उसका थीम बदल जाता है। एक होता है यार तू कैसे करेगा, और एक होता है यार कैसे करूंगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, एक में आप सोल्यूशन सोच रहे हो और एक में आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, पर सोल्यूशन आप तब सोचते हो जब आप गोल लिखते हो और उसको विजुअलाइज करते हो। मैं हमेशा कहता हूं पैसे को पर्पस दो, हर पैसे को पर्पस दो, क्योंकि बिना पैसे का पर्पस अय्याशी में उड़ता है। करेक्ट। ठीक है, तो पैसे को जब आप पर्पस दे देते हो, मैंने फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई मैं एक पैसिव इनकम बनाना चाहता हूं, जैसे मेरे बैच में मैं पैसिव इनकम हम लोग बनाते हैं, सीखते हैं, तो मैं सबसे पहले एक कहना लोगों से पहले तो संकल्प पत्र साइन करवाता हूं कि भाई मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा जो गलतियां होती हैं। उससे बंदा मॉरली बाउंड होता है, मैं जानता हूं उसके बाद भी वो मिस्टेक्स करेंगे, पर बाद में जाके वो मेरे को ब्लेम करने से ज्यादा अपने आप को ब्लेम करेंगे। करेक्ट। कि भाई मैंने तो कमिट किया था फिर भी मैंने वो मिस्टेक कर दी। दूसरी चीज है मैं अफर्मेशन करवाता हूं कि आप इस पैसे का करोगे क्या। तो कोई लिखता है मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस फ्री कर दूंगा, कोई लिखता है मैं अपने घर का राशन फ्री कर दूंगा, कोई कहता है कि मैं अपने घर की EMI फ्री कर दूंगा, कोई कहता है मैं नई गाड़ी ले लूंगा, कोई कहता है कि मैं वेकेशन पे चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं घर ले लूंगा बड़ा। तो हर जन उस पैसे को एक गोल दे देता है, एक पर्पस दे देता है, और जब एक पैसे को पर्पस मिल जाता है तो आपका जो ब्रेन है ना वो रिवायर हो जाता है। वो दो चीजें करता है, जैसे रिवायर होता है, एक तो वो सोल्यूशन ढूंढता है उस पैसे को पाने के लिए, दूसरा वो कोई चीज ऐसी गलत नहीं करता जिससे आपका पैसा खो जाए या कम हो जाए, वही मतलब इट रिड्यूसेस। बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब बढ़ाने के लिए सोचता है, वो सिर्फ बढ़ाने के लिए सोचता है। और दो चीजें ना, एक तो बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेता है और वो भी स्टेप्स लेता है कि जहां पे उसके घटे ना, कहीं ऐसे क्रिप्टो में या पेनी स्टॉक्स में नहीं डालता। फिर वो कहता है हाँ यार मेरे को मेरा गोल सेट है, मेरे को उस गोल को अचीव करना। दिमाग जाएगा ही नहीं उससे। बिल्कुल। देखो लोग कहते हैं ना कि अगर आपको सिगरेट का नशा छुड़वाना है या ये इंश्योर करना है कि आपका बच्चा नशेबाज ना बने, ठीक है, तो आप उसको स्पोर्ट्स में डाल दो। काफी लोग ये बात कहते हैं, क्योंकि जब एक बंदे को स्पोर्ट्स की लत लग जाती है ना, जब उसको लगता है यार मेरे को भागना है, मेरे को या तो फुटबॉल खेलना है या बास्केटबॉल खेलना है या टेनिस खेलना है, तो वो ये सब डायरेक्शन में सोचता नहीं है। तो आपने क्या किया, उसको एक पर्पस दे दिया। जैसे आपने पर्पस दिया तो वो गलत काम नहीं करता। बिल्कुल। ऑब्वियसली पर्पस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पर्पस अगर पॉजिटिव है कि वो बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको कोहली बनना है, उसको थाला बनना है, उसको रोहित शर्मा बनना है, तो अब वो कैसे दारू पिएगा और वो कैसे स्मोक करेगा। उसको पता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, मैं तो पहुंचूंगा नहीं टॉप 11 में, तो उसकी जिंदगी निकल जाती है। अब जब 10-15 साल जिंदगी के निकलते हैं, जब उसने कोई ऐसा काम नहीं किया होता तो वो हैबिट बन जाती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, स्किल और ये सब चीजें बहुत सेकेंडरी है, बहुत इजीली बन जाती हैं, बहुत सिंपल है, बहुत किताबें लिख दी गई हैं, हजारों वीडियोस, लाखों वीडियोस बन चुकी है, पर आपके अंदर के जो परिवर्तन है वो आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और अफर्मेशन के माध्यम से ही ला सकते हो। बहुत लोग इसको फालतू मानते हैं। मेरे को लगता है इस दुनिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट रिटन बुक्स आफ्टर हमारे जो ग्रंथ है, मतलब भगवद गीता और ये सब के बाद, शायद द सीक्रेट है। ठीक है, हमारे मैं जानता हूँ सिख धर्म में, जैसे मैं तो पंजाबी हूँ, सिख धर्म को मैं गुरुद्वारा बहुत जाता हूँ, तो वहां पूरा टाइम जब आप देखोगे तो क्या चल रहा होता है कि शुक्राना चल रहा होता है। रब द शुक्र है, रब दी मेहर है, रब दी शुक्र है, यही बोलते हैं। करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि दे आर अंडर कॉन्स्टेंट ग्रैटिट्यूड। व्हेन यू आर अंडर कॉन्स्टेंट ग्रैटिट्यूड, व्हेन यू आर थैंकिंग गॉड फॉर एवरी बिट। भाई आज अगर आपको 20,000 की नौकरी भी दी है तो आपको ये याद होना चाहिए कि भारत में 90% लोगों के पास 20,000 की भी नौकरी नहीं है। तो एटलीस्ट वहां से ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करो कि ठीक है भगवान, आपने मेरे को यहां पे लाके रखा, अब इसके आगे की जर्नी भी मैं तय करूंगा। करेक्ट। भगवान भी उसी को देगा कि जो क्रिप नहीं करेगा। बोले यार कोई है जिसको तुमने लाख रुपए महीना दे दिया, वो भी सर पकड़ के बैठा है, बेकार बेकार बेकार। खुश पर आप खुश, आप 20,000 में भी खुश हो कि नहीं यार मैं तो खुश हूं, मेरे को भगवान ने यहां लाके रखा, मुझे पता है आगे की जर्नी है, मैं करूंगा, पर थैंक यू सो मच फॉर टुडे। करेक्ट। तो ये सब चीजें ना आपकी लाइफ का आधार है, भाग नहीं है। एक होता है पार्ट होना, एक होता है उसका आधार होना। अगर आपके जीवन का ये आधार बन जाता है, अगर बुद्धा टीचिंग्स को आप अपनी जिंदगी में उतार लेते हो, इन्होंने भी तो यही बातें करी थी सर। बिल्कुल। ठीक है, इतनी प्यारी बातें इनकी, अगर आप इनकी पढ़ो मतलब ऐसे लगता है जैसे आप कहाँ चले गए, कौन से ट्रांस में चले गए।
फिर आप जो है अपनी फाइनेंस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, फाइनेंस इज पार्ट ऑफ लाइफ नॉट आधार ऑफ लाइफ। आधार इज स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, दिस क्या कहते हैं अफर्मेशन, ये सब आपका आधार है। ये सब तो चलता रहता है, बिजनेस कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, वो सब होना है, गेम है, ये तो गेम है, ये तो लूट, ये तो वो है सांप सीढ़ी है। सांप सीढ़ी, कभी थोड़ा ऊपर जाओगे तो कोई सांप काट लेगा, नीचे आ जाओगे कभी सीढ़ी मिल जाएगी, चलता चलता रहेगा। सर बहुत बढ़िया पॉडकास्ट रहा। थैंक यू सो मच। ये हमने जो फाइनेंस पे बातें करी हैं, आई गेस जितने हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। जाते जाते अगर आप व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें सो प्लीज़। मैं कहूँगा कि इस पॉडकास्ट से अगर आपको कुछ मेन चीज़ निकालनी है तो सबसे पहले निकालिए बजटिंग, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टिंग। इसका फ्रेमवर्क अपना डेवलप कीजिए, बजटिंग स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप बजटिंग करेंगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो। इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए जो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि कल को कोई विपदा वापदा आ जाएगी तो आप फिर भी अपने आप को संभाल सकते हो। और इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू करिए लॉन्ग टर्म फ्रेम के साथ। आप डेफिनेटली पहला करोड़ पहुंचने में टाइम लग सकता है, पर जैसे पहला करोड़ पहुंचेगा उसके बाद दूसरा तीसरा करोड़ आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी आ जाता है। बस इतनी ही मेरी जो है अनमोल जी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। बहुत सिंपल बातें करी है मैंने और वो फॉलो कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो ये सब करनी सिंपल बातें चाहिए, जो लोग ज्यादा घुमा के करते हैं ना वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। थैंक यू सर। थैंक यू अनमोल जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सर। सो बहुत अच्छा रहा है हमारा पॉडकास्ट, आप लोगों को भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।